वेलकम बैक लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज फैमिली। तो दोस्तों, फाइनली वो घड़ी आ गई है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं वॉल्यूम 7 यानी कि कहानी का द हैंग्ड मैन आर्क। आज हम एक्सप्लेन करेंगे चैप्टर 1267 से लेकर 1276 तक। सबसे पहले तो सॉरी यार, कल क्रिसमस की वजह से मैंने एक दिन का ब्रेक ले लिया था, लेकिन खाली नहीं बैठा था। कल मैंने आप लोगों के लिए खुद की लिखी हुई एक एंशिएंट इंडियन फिक्शनल स्टोरी अपलोड की है। उसका लिंक मैंने कमेंट्स में पिन कर दिया है। प्लीज उसे देखना और अपना फीडबैक जरूर देना कि उसे मैं कंटिन्यू करूं या नहीं। और हाँ, टेंशन मत लेना, मेरी उस स्टोरी की वजह से एलओटीएम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। एलओटीएम के 10 चैप्टर्स आपको हमेशा की तरह डेली मिलते रहेंगे, ये मेरा वादा है। और वीडियो शुरू करने से पहले आज दिल खुश हो गया। सबसे पहले हमारे हर्षैल शिंदे भाई, यार आज फिर से आपने 40 रुपए का सुपर थैंक्स भेजा है। आपकी ये कंसिस्टेंसी और प्यार ही मेरी असली ताकत है। लव यू भाई। और आज एक बहुत पुराना दोस्त वापस आया है। हमारे अदनान मोहम्मद भाई ने 2001 का सुपर थैंक्स भेजा है। अदनान भाई कैसे हो आप? सच में यार, बहुत टाइम बाद आपका कमेंट देखकर पुरानी यादें ताजा हो गईं। वापस देखकर बहुत अच्छा लगा भाई। तो चलिए इसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ शुरू करते हैं वॉल्यूम 7 का ये नया सफर। चैप्टर 1267, वेलकम। ओपन ग्रेश ब्लू डोर के उस पार स्टोन स्टेयर्स की एक फ्लाइट उसी की तरफ जा रही थी जो गोल्डन लाइट से ग्लो कर रहा था। ये नजारा बाउंडलेस लाइट के साथ सिटी ऑफ सिल्वर के रेजिडेंट्स जैसे लियावल और कैंडिस की आंखों में फिर से आया। फॉर्मर एक्सपीडिशन टीम के मेंबर्स होने के नाते ये पहली बार नहीं था जब उन्होंने ऐसा सीन देखा था। फिर भी उनकी सोल्स डीपली शॉक्ड थीं और उन्होंने सबकॉन्शियसली अपनी सांसें रोक ली थीं। हाथ में थंडर गॉड्स रोर हैमर पकड़े हुए डेरिक सबसे आगे खड़ा था, अपनी 2 मीटर टॉल वाइट शोल्डर्ड बिल्ड के साथ। वो साइलेंट था। करीब 1 मिनट बाद लियावल ने पूछा, एल्डरबर्ग हम कब लीव कर रहे हैं? वो एक सीक्वेंस 5 गार्जियन था जो करीब 2.5 मीटर्स लंबा था। इस वजह से उसके लिम्स के फिजिकल प्रोपोर्शन थोड़े एबनॉर्मल थे। डेरिक ने उस सी को घूरा जो कुछ सेकंड्स के लिए गोल्डन स्पॉट्स के साथ रिपल कर रहा था और फिर बोला, थोड़ी देर और वेट करो। इस मोमेंट पर दरवाजा खोले हुए उसे कई डेज बीत चुके थे। वो चीफ और एल्डर लोविया की एशेज, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स और सील्ड आर्टिफैक्ट्स के साथ एक्सपीडिशन टीम को वापस सिटी ऑफ सिल्वर ले गया था। उसने 6 मेंबर काउंसिल के करंट चीफ वेट चिरमॉन्ट का ट्रस्ट पाने के लिए सीक्रेट का भी यूज किया था। इस बार डेरिक 20 सिटी ऑफ सिल्वर बियॉन्डर्स को रिकॉग्निशंस के लिए लीड कर रहा था ताकि आउटसाइड वर्ल्ड की सिचुएशन कंफर्म करने के लिए एक सेफ पैसेज ढूंढ सके। इस मैटर पर उसने मिस्टर वर्ल्ड का सजेशन रिजेक्ट कर दिया था कि स्टाफ ऑफ द स्टार्स यूज करके पूरी सिटी ऑफ सिल्वर को डायरेक्टली फॉरसेकन लैंड ऑफ द गॉड से ट्रांसफर किया जाए। वो अपने फीट यूज करके होप के पाथ पर चलना चाहता था। वो याद रखना चाहता था कि सिटी ऑफ सिल्वर को 2000 ईयर्स की परसिस्टेंस और सैक्रिफाइस के बाद जो लाइट मिली थी वो कैसी थी। एल्डर डेरिक का आंसर सुनकर एक्सपीडिशन टीम के मेंबर्स जैसे लियावल और कैंडिस ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। वे सब एक स्टेप पीछे हटे और सीनरी एंजॉय करते रहे। वे अभी भी डेरिक बर्ग पर पूरा ट्रस्ट नहीं करते थे। आखिरकार आउटसाइडर्स के साथ उसका क्लोज रिलेशनशिप था और पिछले एक्सपीडिशन के दौरान चीफ और एल्डर लोविया दोनों की डेथ हो गई थी। सिर्फ ये अनशैडोड और वो आउटसाइडर सरवाइव हुए थे। अगर 6 मेंबर काउंसिल ने उस पर बिलीव करना चूज नहीं किया होता तो वे डेफिनेटली हॉस्टाइल और वेरी होते। पता नहीं कितने टाइम बाद शिमरिंग सी अचानक डार्कनेस से एनवेलप हो गया। डार्कनेस की गहराई में वे मुश्किल से एक थिन फॉग देख पा रहे थे। फॉग में एक ब्लैक पॉइंटेड कैथेड्रल था और तरह तरह की बिल्डिंग्स थीं। इसने लोगों को ये फीलिंग दी कि ये रियल भी है और इल्यूसरी भी। डेरिक और उसके साथी डार्कनेस के लिए स्ट्रेंजर्स नहीं थे। वो इंस्टिंक्टिवली ग्लो करने लगा, जबकि जिन्हें कैंडल्स जलाने की जरूरत थी उन्होंने जला ली। उन्होंने ये बिना किसी टर्मोइल के जल्दी से किया। जब 21 स्ट्रॉन्ग टीम लाइट से प्रोटेक्टेड थी तो उन्होंने क्यूरियोसिटी के साथ टाउन और फॉग में चलने वाले फ्लीटिंग पेडेस्ट्रियंस को देखा। समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। ये वो डार्कनेस नहीं थी जिसे वे जानते थे। इस मोमेंट पर नेचुरली ग्लो कर रहे डेरिक ने अपना लेफ्ट हैंड उठाया और लो वॉइस में कहा, चलो सेट ऑफ करते हैं। अपने टीम मेंबर्स के रिस्पॉन्ड करने का वेट किए बिना उसने दरवाजे से पहला स्टेप लिया और बाहर स्टोन स्टेप्स को फॉलो किया, डार्कनेस में एक के बाद एक स्टेप लेते हुए। सबने एक दूसरे को देखा, फिर अपने दांत भींचे। बिना पीछे छूटे उन्होंने न्यूली अपॉइंटेड 6 मेंबर काउंसिल एल्डर डेरिक बर्ग को जाइंट किंग्स रेजिडेंस के बाहर फॉलो किया। रिच डार्कनेस में जैसे ही वे स्टेयर्स से नीचे उतरे, उनकी आंखें अचानक चमक उठीं। उन्होंने एक ऑरेंज ग्लो और ब्लैक क्लॉइस्टर लाइक बिल्डिंग्स की एक रो देखी। क्या ये आउटसाइड वर्ल्ड है? कैंडिस ने वेरी और क्यूरियस होकर चारों तरफ देखा। उसे रियलाइज हुआ कि वे सब अनजाने में जाइंट किंग्स कोर्ट के ऑपोजिट साइड आ गए थे और जहां वे थे वहां से ऑरेंज रेड सी द्वारा सेपरेटेड थे।
नहीं। डेरिक ने करंट एनवायरनमेंट को मिस्टर वर्ल्ड और मैम हर्मिट की डिस्क्रिप्शन से कंपेयर किया। उसने हल्का सा नोट किया और कहा, हमें अभी भी यहाँ थोड़ी देर वेट करने की जरूरत है। रेस्ट करने के लिए कोई स्पॉट ढूंढ लो। इस अनशैडोड ने, जिसमें अब एडोलेसेंस का कोई हिंट नहीं बचा था, कामली सब कुछ अरेंज किया। लियावल ने टाइटली शट ब्लैक क्लॉइस्टर को देखा और पजलमेंट में पूछा, क्या एग्जिट की तलाश में इस जगह को एक्सप्लोर करने की जरूरत नहीं है? जरूरत नहीं है। डेरिक ने अपना सर हिलाया। रिकॉनेसेंस टीम के मेंबर्स ने आगे नहीं पूछा, ना ही उन्होंने रेस्ट किया। वे अपनी जगह पर खड़े रहे और वेट किया पेशेंटली। जैसे जैसे टाइम बीता, अचानक ब्लाइंडिंग सनलाइट इस दुनिया में शाइन हुई, जिसने सब कुछ ब्राइट और वाइट बना दिया। फिर ये डिम हुई और गायब हो गई। सबने सबकॉन्शियसली चारों तरफ देखा और उन्हें गोल्डन सी फिर से दिखाई दिया। उन्होंने एक टेरिफाइंग ऑरा फील किया, जिसने उन्हें सीधा देखने से डरा दिया। हालांकि पहले के अनलाइक, वे पहले से ही एक आइलैंड पर थे। उनके पीछे गोल्डन स्ट्रेंज प्लांट्स के ह्यूज पैचेस थे, जिन पर स्माइलिंग फेसेस थे। उनमें डिजेनरेशन या एब्नॉर्मेलिटीज का कोई साइन नहीं दिख रहा था, जिससे सिटी ऑफ सिल्वर की रिकॉनेसेंस टीम के हर मेंबर ने जॉय ऑफ लाइफ एक्सपीरियंस किया। वी आर रियली आउटसाइड, इट रियली इज अ डिफरेंट वर्ल्ड। लियावल, कैंडिस और उनके साथियों के लिए अपने दिल में अमेजमेंट को कंटेन करना इम्पॉसिबल हो गया था। उन्होंने इमीडिएटली एक फैक्ट कंफर्म किया। एल्डर डेरिक ने सिटी ऑफ सिल्वर को बिट्रे नहीं किया था। आउटसाइडर के साथ उसके कोऑपरेशन का गोल सचमुच सबको कर्ज लैंड से बाहर निकालना था। एल्डर बर्ग। कैंडिस हकलाई, थैंक यू। डेरिक ने हल्का सा नोट किया, उसकी बैक स्ट्रेट थी। कैंडिस की तरह अपने दिल में अपोलोजेटिक फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के बजाय लियावल ने चारों तरफ देखा और पूछा, एल्डर बर्ग, हमें ये जगह कैसे लीव करनी चाहिए? बोट बनाकर? बिल्डिंग अ बोट टर्म सिर्फ उनकी हिस्ट्री बुक्स के वर्ड्स तक लिमिटेड था, इसलिए ये सुनने में थोड़ा ऑड लगा। यहाँ बोट बनाने के लिए कोई मटेरियल्स नहीं दिख रहे। कैंडिस और साथी इमीडिएटली स्मॉल आइलैंड को इंस्पेक्ट करने लगे, लेकिन उन्हें कोई ट्रीज या प्लांट्स नहीं मिले। डेरिक ने फिर से अपना सर हिलाया। जरूरत नहीं है, थोड़ा और वेट करो। इससे पहले कि वो अपना सेंटेंस खत्म कर पाता, उसने होराइजन पर एक ब्लैक शैडो देखा। शैडो बड़ा होता गया, जैसे वो गोल्डन स्पॉट्स ऑफ लाइट के बीच सेफ सी रूट को जल्दी से फॉलो कर रहा था। थोड़ी देर बाद शैडो ने अपना आउटलाइन रिवील किया। ये एक हाइब्रिड शिप थी, जिसमें से स्मोक निकल रहा था। अपने सारे सेल्स अप होने के साथ शिप पर एक ब्लू सी सर्पेंट फ्लैग लगा हुआ था। एक बॉट? वो एक बोट है? डॉट डॉट डॉट। जैसे लियावल, कैंडिस और साथियों ने अपनी विजिलेंस बनाए रखी, उन्होंने क्वेश्चंस पोज किए। डेरिक ने टैरो क्लब में कुछ जनरल एजुकेशन रिसीव की थी। वो एक एक्सपीरियंस पर्सन था, जिसने वेरियस शिप्स की पिक्चर्स देखी थीं। ये सुनकर उसने हल्का सा नोट किया और कहा, सही है। जैसे वे बोल रहे थे, शिप करीब आ गई, जिससे शिप के बो पर खड़ा फिगर धीरे धीरे क्लियर हो गया। वो एक ब्लैक क्लोक्ड आदमी था, जिसकी येलो आईब्रो और डार्क ब्लू आईज थीं। वो मास्टहेड पर कूद गया और अपने आर्म सिटी ऑफ सिल्वर के लोगों की तरफ थोड़े फैला दिए। ये सीन देखकर डेरिक, जो अपना स्टर्न एटीट्यूड मेंटेन किए हुए था, सीक्रेटली राहत की सांस ली। वो जानता था कि सब कुछ वैसा ही था जैसा उसने एक्सपेक्ट किया था। कोई एक्सीडेंट्स नहीं हुए थे। डैनिज ओरिजिनली शिप से कूदकर मिस्टर फूल के बिलीवर्स के सामने चलकर अनाउंस करना चाहता था कि वे सेव हो गए हैं, लेकिन सिटी ऑफ सिल्वर के लोगों की हाइट देखकर उसने चुपचाप खुद को रोक लिया। मास्ट हेड पर खड़े होकर उसने अपने आर्म्स पूरी तरह फैला दिए और डेरिक और साथियों से रिजर्व्ड स्माइल के साथ कहा, गॉड द्वारा प्रॉमिस की गई वर्ल्ड ऑफ लाइट में वेलकम। डॉट डॉट डॉट। फॉग के ऊपर एंशिएंट पैलेस में क्लाइन द फूल की हाई बैक चेयर पर बैठा था। क्रिम्सन स्टार, जो द सन को सिंबलाइज करता था, उसके थ्रू उसने सिटी ऑफ सिल्वर की एक्सपीडिशन टीम की प्रोग्रेस का पूरा प्रोसेस वॉच किया। वो एक्सीडेंट से डील करने के लिए कॉन्स्टेंटली प्रिपेयर्ड था। जब हिस्ट्री, जो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से सील थी, प्रेजेंट के साथ कंबाइन हो गई, उनके रोस्टेड आर्किपेलागो की न्यू गवर्नमेंट से आई शिप पर बोर्ड करने और गॉड्स की बैटल के रूइंस के मोस्ट डेंजरस को रीजन को लीव करने के साथ उसने राहत की सांस ली। उसने स्टाफ ऑफ द स्टार्स नीचे रखा और 2 आइटम्स के लिए बेकन किया। वे थे मिरेकल इन्वोकर बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक, जो कर्टन से सीप होकर निकली थी, और सेंट ऑफ सीक्रेट्स बोटिस से मिली वर्म ऑफ स्टार। कुछ सोचने के बाद क्लाइन ने अपना लेफ्ट हैंड आगे बढ़ाया और हिस्टोरिकल वॉइड से डार्क रेड लिक्विड का एक लार्ज ब्लॉब ग्रैब किया। ये डार्क डेमोनिक वुल्फ कोटार का ब्लड था। ये एग्जैक्टली 300 मिलीलीटर था और ये मिरेकल इन्वोकर पोशन का कोर सप्लीमेंट्री इंग्रेडिएंट था। ऑफ कोर्स, एक सप्लीमेंट्री मटेरियल के रूप में इसका सिर्फ एक पर्पस था, बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक के नेगेटिव इफेक्ट्स को रिड्यूस करना और कोरिस्पॉन्डिंग मिस्टिसिज्म इन्फ्लुएंस को रिड्यूस करना।
इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था अगर ये एक हिस्टोरिकल प्रोजेक्शन था। आखिरकार, जब तक ये पोशन के कॉन्कॉक्शन और कंजम्पशन के दौरान अपना रोल प्ले कर सकता था, क्लाइन तब तक या तो सक्सीड हो चुका होगा या फेल, जब तक हिस्टोरिकल प्रोजेक्शन एक्सपायर होगा। अगर वो फेल हुआ तो वो मॉन्स्टर में ब्रेकडाउन हो जाएगा। अगर वो सक्सीड हुआ तो वो मिरेकल इन्वोकर बन चुका होगा और बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक का इनिशियल कंट्रोल गेन कर चुका होगा। तब सप्लीमेंट्री इंग्रेडिएंट के इफेक्ट्स की कोई जरूरत नहीं होगी। उसके बाद क्लाइन ने फॉग ऑफ हिस्ट्री से कुछ बाहर निकाला। ये एक रिंग्ड वर्म ऑफ टाइम थी। क्योंकि उसे आमोन के प्रति स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल ट्रॉमा था, क्लाइन ने उस वर्म ऑफ टाइम को समन करना चूज किया जो पहले जोरोस ने कभी उसे दी थी, ताकि कुछ अनएक्सपेक्टेड ना हो जाए। मटेरियल्स प्रिपेयर करने के बाद उसने एक मेटल पॉट कंज्योर किया और डार्क डेमोनिक वुल्फ का 300 मिलीलीटर ब्लड उसमें डाल दिया। फिर उसने वर्म ऑफ टाइम और स्पार्कलिंग वर्म ऑफ स्टार उसके अंदर प्लेस की एक के बाद एक। कॉल्ड्रन में ब्लैक और रेड लिक्विड डार्क हो गया, उसका सरफेस ट्रांसलूसेंट और क्लीन हो गया। कॉल्ड्रन के डीप अंदर एक डार्क वॉटेक्स था। बिना किसी हेजिटेशन के क्लाइन ने मिरेकल इन्वोकर बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक उठा ली। ये एक हार्ट जैसी दिखती थी, क्रिस्टल की तरह ट्रांसपेरेंट, लेकिन टाइम टू टाइम उसमें से टाइनी बबल्स इमर्ज हो रहे थे। हर बबल में एक इल्यूजन कंटेन किए हुए लगता था। जब बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक मेटेलिक पॉट में लिक्विड के कांटेक्ट में आई, ये इमीडिएटली उसमें मर्ज हो गई, जिससे डार्कनेस इंस्टेंटली डीप हो गई। ऐसा लगा मानो काउंटलेस आइज एक ही टाइम पर खुल गई हों। कुछ सेकंड्स तक उसे घूरने के बाद उसने कॉन्कॉक्टेड मिराकल इन्वोकर पोशन को एक ग्लास बॉटल में पोर किया और उसे रियल वर्ल्ड में लाने के लिए बेस्टोमेंट रिचुअल का यूज किया। सोनिया सी में एक अनइनहेबिटेड आइलैंड पर क्लाइन, जो वहां टेलीपोर्ट करके आया था, अपने हाथ में पोशन को देखने लगा। उसे अचानक थोड़ा हेजिटेशन फील हुआ। ये इसलिए था क्योंकि एक बार वो एंजल बन गया तो उसकी बॉडी इनेविटेबली बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक से अफेक्ट होगी। वो और ज्यादा कोल्डर और क्रूलर हो जाएगा, लाइफ के प्रति और ज्यादा इंडिफरेंट होता जाएगा। उसे अपनी ह्यूमैनिटी मेंटेन करने के लिए सफिशिएंट एंकर्स की जरूरत होगी। ये कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे एक्टिंग मेथड जो उसने ग्रास्प किया था, यूज करके पोशन को कंप्लीटली डाइजेस्ट करके अवॉइड किया जा सके। बैक देन एम्परर रोजल अर्ली स्टेजेस में स्मूथली गए थे, लेकिन जब वो सीक्वेंस 2 एंजल बने तो वो नियरली म्यूटेट हो गए थे, ऑलमोस्ट कंट्रोल खो दिया था। जहां तक उन एंजल्स की बात है जिन्हें वो जानता था, वे सरफेस पर नॉर्मल लगते थे, लेकिन उसे कोई आइडिया नहीं था कि जब वे सीन्स के पीछे हाइड होते थे तो वे कैसे होते थे। अगर कोई सीक्वेंस 4 और सीक्वेंस 3 पर लॉन्ग लाइफ ऑब्टेन कर सकता था, जिससे वे 1000 ईयर्स से ज्यादा जी सकें, तो एक सेंट के पास एंजल बनने के लिए सचमुच ज्यादा मोटिवेशन नहीं होती थी। इस सेइंग के साथ कंबाइन करके कि कोई अपनी सीक्वेंस में जितना हायर होता था, वो प्राइमोडियल 1 के उतना ही क्लोजर होता था, उसे अचानक समझ आया कि डेमोनेस ऑफ व्हाइट कैटरीना 1000 ईयर्स में सीक्वेंस 4 से सीक्वेंस 3 पर ही क्यों राइज हुई थी। बट आई हैव नो वे आउट। एक ब्रीफ मोमेंट की साइलेंस के बाद क्लाइन ने साइलेंटली साई किया। आमोन और जरातुल जैसे नियर बाय थ्रेट्स और एपोकैलिप्स के अप्रोचिंग डेज, साथ ही ये फैक्ट कि वो वॉर में इंटरफेयर करने में प्रीवियसली अनेबल था, इन सब ने उसे एंजल बनने की तरफ पुश किया। वो सिंपली डोनेशंस के थ्रू अपनी स्ट्रेंथ कंट्रीब्यूट नहीं करना चाहता था। उसकी आंखें कुछ सेकंड्स के लिए फ्लिकर हुईं, इससे पहले कि वे अपनी काम स्टेट में रिटर्न हुईं। उसने पोशन बॉटल उठाई और अंदर का लिक्विड अपने मुंह में डाल लिया। चैप्टर 1268, मिरेकल इन्वोकर। जिस पल मिरेकल इन्वोकर पोशन क्लाइन के पेट में गया, वो तुरंत अनगिनत ठंडे वर्म्स में बदल गया और उसके शरीर के हर कोने की तरफ तैरने लगा। अचानक क्लाइन का दिमाग फट गया और अनगिनत छोटे टुकड़ों में बदल गया जो अलग अलग वर्म्स ऑफ स्पिरिट के साथ मिल गए। अब मेन बॉडी और ऑक्सिलरी वालों के बीच कोई साफ फर्क नहीं बचा था और न ही कोई ऐसा टुकड़ा था जो डोमिनेंट रहा हो। पता नहीं किस वक्त वो ग्रेश व्हाइट फॉग में एंटर कर चुका था। उसकी हाफ टॉप हैट और लंबा ब्लैक ट्रेंच कोट तेजी से बिखर गया और बहुत सारे ट्रांसलूसेंट और मुड़े हुए मैगॉट्स बाहर रेंगने लगे। ये मैगॉट्स तेजी से हिस्ट्री के फॉग की गहराइयों में उड़ गए और अलग अलग लाइट फ्रैगमेंट्स पर कब्जा कर लिया, हिस्टोरिकल वॉइड में खुद के प्रोजेक्शंस के साथ ओवरलैप करते हुए। बस 2 या 3 सेकंड में जिस जगह क्लाइन खड़ा था, वहां सिर्फ उसका विंड ब्रेकर, शर्ट, टॉप हैट, मोजे, लेदर शूज और पर्सनल आइटम्स बचे थे। उन्होंने बॉडी का सपोर्ट खो दिया था और वहां लटके हुए थे। मैं कौन हूं? कौन है मैं मेन बॉडी हूं। डॉट डॉट डॉट। अलग अलग वर्म्स ऑफ स्पिरिट के पास अलग लेकिन मिलते जुलते विचार थे। उनमें से कोई भी अपनी मर्जी से अपनी बॉडी में लौटने को तैयार नहीं था। इसके बजाय उन्हें अपनी ही तरह के दूसरों के प्रति एक स्ट्रांग दुश्मनी महसूस हो रही थी। ये सिर्फ इसलिए था क्योंकि उनके पास अभी भी क्लाइन का बचा हुआ साइकी इन्फ्लुएंस था कि उन्होंने फिलहाल कुछ भी एक्सट्रीम नहीं किया था। इसी पल ग्रेश व्हाइट फॉग के अंदर एक और अदृश्य रिपल दिखाई दी। ये रिपल इत्तेफाक से नहीं आई थी। ये फॉग में लंबे समय से मौजूद थी, लेकिन उसके कलेक्टिव होल के मुकाबले ये न दिखने लायक थी। हालांकि एक वर्म ऑफ स्पिरिट के लिए ये काफी ऑब्वियस थी।
ये हिस्ट्री के उस हिस्से से आई थी जो प्रेजेंट एरा में दिखाई दिया था। ये सेकेंड एपोक के अंत और थर्ड एपोक के हिस्सों से लाइट के फ्रैगमेंट्स को सिंबलाइज करता था। वे उस 2000 साल को सिंबलाइज करते थे जो सिटी ऑफ सिल्वर ने अंधेरे में बिताए थे। इस भूली हुई हिस्ट्री का प्रेजेंट एरा के साथ एक टकराव था। जैसे ही इसने एक कॉरेस्पॉन्डिंग हिस्टोरिकल वॉइड बनाया, रिपल्स एक अजीब तरीके से फैल गईं। ऐसी रिपल्स ने वर्म्स ऑफ स्पिरिट पर एक जोरदार अट्रैक्शन डाला, जिससे वे हिस्टोरिकल सीन से अपना सिर बाहर निकालने लगे। थोड़े समय बाद एक वर्म ऑफ स्पिरिट उस लाइट स्पॉट से बाहर रेंग आया जिस पर उसने कब्जा किया था, क्योंकि वो इसे और ज्यादा रेसिस्ट नहीं कर पाया और क्लाइन की बची हुई कॉन्शियसनेस के इफेक्ट्स के आगे झुक गया। वो रिपल्स के सेंटर की तरफ उड़ गया। उसके ठीक पीछे वर्म्स ऑफ स्पिरिट हिस्ट्री के फॉग में अलग अलग जगहों से वापस आए और वे प्रेजेंट एरा में सिटी ऑफ सिल्वर की हिस्ट्री से बने लाइट के फ्रैगमेंट्स पर पहुंचे। जब वे एक दूसरे से एक सर्टेन डिस्टेंस पर पहुंचे तो आखिरकार कन्वर्जेंस का एक जोरदार फोर्स दिखाई दिया, जिसने अनगिनत वर्म्स ऑफ स्पिरिट को खींचकर एक कर दिया। ये ऐसा इफेक्ट नहीं था जो 2 या 3 वर्म्स ऑफ स्पिरिट से पैदा हो सकता था। इस फेनोमेनन के होने के लिए काफी संख्या की जरूरत थी। और जब वर्म्स ऑफ स्पिरिट का वो हिस्सा एक बार फिर पूरा हो गया तो क्लाइन की अधूरी कॉन्शियसनेस ने उसकी पहचान को जोड़ने का काम पूरा कर लिया। चीजें आखिरकार सिंपल हो गईं। वर्म्स ऑफ स्पिरिट ने एक ट्रांसपेरेंट और विशाल वॉर्टेक्स बनाया, जिससे एक स्ट्रॉन्ग कन्वर्जेंस फोर्स निकली, जिसने बाकी बचे हुए हिचकिचाते हुए आसपास के वर्म्स ऑफ स्पिरिट को चूस लिया जो लौटने के लिए तैयार नहीं थे। जब 2/3 से ज्यादा वर्म्स ऑफ स्पिरिट वापस आ गए तो वॉर्टेक्स से ट्रांसपेरेंट टेंटिकल्स की एक सीरीज बाहर निकली। वे सेकेंड एपोक, फर्स्ट एपोक और यहाँ तक कि उससे भी पहले के समय की प्रागैतिहासिक सिटी की तरफ बढ़े। उन्होंने वर्म्स ऑफ स्पिरिट के आखिरी बैच को पकड़ा, एक के बाद एक, और उन्हें वापस वॉर्टेक्स में ठूंस दिया। 20 सेकंड से भी कम समय में वॉर्टेक्स फैलने लगा और ट्रांसपेरेंट मुड़े हुए मैगॉट से बने एक खौफनाक फिगर में बदल गया। फिगर की बॉडी से नेचुरली एक अदृश्य टेंटिकल बाहर निकला। टेंटिकल्स ने विंड ब्रेकर, टॉप हैट, मोजे और लेदर शूज को खींच लिया जो हिस्ट्री के फॉग में तैर रहे थे और उस खौफनाक फिगर को पहना दिया। अनगिनत वर्म्स ऑफ स्पिरिट से बने फिगर ने अपने सिर के ऊपर दबाया, जिससे उसकी बॉडी का ट्रांसपेरेंट फीलिंग तेजी से फीका पड़ने लगा और मांस के रंग की स्किन बन गई। छोटे काले बाल और भूरी आंखें उग आईं। ये क्लाइन मॉरिटी का अपीयरेंस था, लेकिन उसकी हाइट 1.8 मीटर तक पहुंच गई थी। बड़ी मुश्किल से उसे आखिरकार होश आया। इससे पहले कि क्लाइन, जिसने अपनी सोल बॉडी को फिर से पूरा कर लिया था, अपनी मौजूदा हालत को एनालाइज कर पाता, उसे 2 एब्नॉर्मलिटीज महसूस हुईं। एक उस बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक से थी जो उसकी बॉडी के साथ फ्यूज हो गई थी। ये एक मजबूत, खौफनाक, ऊंची और ताकतवर इच्छा शक्ति थी जिसका विरोध करना नामुमकिन था। ऐसा लगा जैसे ये थोड़ा जाग गई हो, क्योंकि इसने एक के बाद एक इमेज ट्रांसमिट की। ये इमेजेज मिरेकल इन्वोकर के रहस्यमयी ज्ञान से भरी हुई थीं। उनमें से कुछ धूल थीं जो सूरज में जल गई थीं, अलग अलग सेलेस्टियल बॉडीज द्वारा जनरेट किए गए शानदार सीन्स। वे वीराने, ठंडक, क्रूरता, पागलपन और घमंड की फीलिंग से भरी थीं और किसी भी इमोशनल इम्प्रिंट से खाली थीं। वे तेजी से क्लाइन की स्पिरिट में मिल गईं और उसकी स्टेट को एक ऐसे तरीके से बदल दिया जिसे रोका नहीं जा सकता था। दूसरी चीज जो क्लाइन की आंखों के सामने उभरी वो थी क्रिम्सन स्टार्स और शानदार रोशनी के कई पॉइंट्स। टैरो क्लब के मेंबर्स की प्रेयर्स उन स्टार्स से निकल रही थीं, जिनमें जस्टिस, द हैंग्ड मैन और द मून शामिल थे। ज्यादातर लाइट पॉइंट्स मून सिटी के रेजिडेंट्स की प्रेयर्स के साथ गूंज रहे थे। साथ में उन्होंने एक इमेज बनाई जिसने ग्रेश व्हाइट फॉग को घेर लिया, जो दुनिया को दया की नजर से देख रहा था। ये एक बेहद हाई लेवल और सीक्रेट एग्जिस्टेंस की इमेज थी। ये 2 एब्नॉर्मलिटीज क्लाइन की बॉडी पर रिफ्लेक्ट हुई, जिससे उसकी लेफ्ट बॉडी ग्रेश व्हाइट फॉग में कवर हो गई। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान दिखाई दी, जिसकी आंखें गहरी थीं। उसकी राइट बॉडी एक बार फिर टूट गई और ट्रांसलूसेंट रेंगते हुए मैगॉट्स और पागलपन से भरी एक ब्लडशॉट आंख के झुंड में बदल गई। उस मोमेंट पर राइट साइड लगातार लेफ्ट की तरफ कोरोड हो रहा था और ग्रेश व्हाइट फॉग धीरे धीरे एक्सट्रीम तक कंप्रेस हो रहा था। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपना बायां हाथ उठाया, कुछ मुश्किल के साथ, और उसने हिस्ट्री के फॉग से वो सफेद हड्डियों वाला सेप्टर समन किया जिसके टॉप पर नीले रत्न जड़े थे। सी गॉड सेप्टर के चारों ओर लाइट के प्रेयर पॉइंट्स चक्कर लगा रहे थे। इस मीडियम की मदद से वे क्लाइन की बॉडी पर ट्रांसफर हो गए। उसकी बॉडी के राइट साइड से बिजली की लपटें बाहर निकलीं और अदृश्य हवाएं और इल्यूसरी लहरें उसके चारों ओर घूमने लगीं। इसने ग्रेश व्हाइट फॉग को लेफ्ट साइड से आने वाले कंटामिनेशन का सामना करने में मदद की, जिससे उसकी पूरी बॉडी एक डेलिकेट बैलेंस में आ गई। इस पॉइंट पर क्लाइन ने अपनी ह्यूमैनिटी और यादों के टुकड़े रिकवर कर लिए और पोशन पीने से पहले की स्टेट में एक इनिशियल रिकवरी की। वो आखिरकार सीक्वेंस 2 के लेवल पर एडवांस हो गया था। उसके पास अब एक एंजल का लेवल और स्टेटस था, एक सच्चा मिरेकल इन्वोकर। ओरिजिनली सेफिरा कैसल उसके बदलाव से हिलने वाला था, लेकिन उसके एक विचार से सारी एब्नॉर्मलिटीज नॉर्मल हो गईं।
ये साबित करता था कि उसने सचमुच सेफिराह कैसल पर कंट्रोल पा लिया था और सेफिराह का ओनर बन गया था। जहां तक इस बात का सवाल था कि वो रियल वर्ल्ड में कितनी पावर अनलीश कर सकता था, वो अभी भी इसका अंदाजा लगाने में असमर्थ था। फ्यू, शुक्र है मैंने सिटी ऑफ सिल्वर द्वारा रिप्रेजेंट की गई हिस्ट्री को रियलिटी में वापस ला दिया, और ये काफी पावरफुल है। अगर रिचुअल के इफेक्ट्स थोड़े कमजोर होते तो मैं अपना कंट्रोल खो देता और आज यहाँ कोलैप्स हो जाता। क्लाइन ने अपनी कनपटी को रगड़ा और धीरे से सांस छोड़ी। उसे एंकर्स की बेहतर समझ हो गई थी। एंकर उसकी ह्यूमैनिटी बनाए रखने के लिए कोई टूल नहीं था। इसका मेन मकसद एक कॉरेस्पॉन्डिंग समझ, पोजिशनिंग और इमेज बनाना था जो बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक के मेंटल इम्प्रिंट का विरोध कर सके, ताकि एक इंट्रिकेट बैलेंस बना रहे। इस बैलेंस के तहत क्लाइन बमुश्किल अपनी ह्यूमैनिटी बनाए रख सकता था और किसी भी दूसरे इन्फ्लुएंस से बुरी तरह प्रभावित नहीं हो सकता था। दूसरे शब्दों में, जिन देवताओं को बिलीवर्स जानते थे वे असली देवताओं से अलग थे। इस इन्फ्लुएंस का विरोध करने के लिए बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक के मेंटल इम्प्रिंट के बिना उनके दिलों में देवताओं की इमेज धीरे धीरे देवताओं के असली अपीयरेंस को एनवेलप कर लेगी। ये भी एक तरह का करप्शन था। सिर्फ इसी पल क्लाइन को एहसास हुआ कि ऑर्थोडॉक्स देवता ह्यूमनॉइड स्टैचू से हटकर सिर्फ सेक्रेड एम्बलम्स क्यों रखते थे। ये बिलीवर्स को उनका एक यूनिफाइड इंप्रेशन रखने से रोकता था। इसने एंकर के रूप में उनके इफेक्ट्स को इम्प्रूव किया ताकि वे प्राइमोर्डियल वन के बचे हुए मेंटल इफेक्ट्स का विरोध कर सकें, जबकि साथ ही उनकी बॉडीज को भी सप्ली चेंज नहीं होने देते थे। जहां तक इस बात का सवाल है कि ऑर्थोडॉक्स देवताओं को ये पता लगाने में 1 या 2 एपोक क्यों लगे, क्लाइन ने जल्दी से 2 कारणों के बारे में सोचा। पहला, कंपैरिजन के लिए उसके पास ऑर्थोडॉक्स देवताओं की पुरानी इमेजेज थीं। रेफरेंस के लिए उसके पास एम्परर रोजल की डायरी थी और इंस्पिरेशन देने के लिए कॉरेस्पॉन्डिंग मिस्टिसिज्म नॉलेज थी। दूसरा, एक सीर का मिथिकल क्रिएचर फॉर्म पूरी तरह से बटे होने और अलग होने के बारे में था। इसने उसे ऐसे इन्फ्लुएंस के प्रति बहुत सेंसिटिव बना दिया था। इस तरह का बैलेंस ज्यादा स्टेबल नहीं है और ये अक्सर एक सर्टेन एक्सटेंट तक झुक जाता है। इससे मेरी कंडीशन की स्टेबिलिटी के साथ प्रॉब्लम्स होंगी। समय समय पर मैं अपने आसपास के लोगों को डरा दूंगा। खैर, इसे समय से पहले प्रेडिक्ट किया जा सकता है, तो इसे इफेक्टिवली अवॉइड किया जा सकता है। इसके अलावा, जब मैं डेलिकेट बैलेंस में होता हूँ, मुझे अपनी ह्यूमैनिटी दिखाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए ताकि मेरी सेल्फ अवेयरनेस मजबूत हो सके। ये आमतौर पर कई एंजल्स द्वारा चुना जाता है। रोज स्कूल ऑफ थॉट का इंटेलिजेंस भी यही माना जा सकता है। लेकिन आमोन के बिलीवर्स वे खुद ही हैं। वो बैलेंस कैसे मेंटेन करता है? क्या ऐसा हो सकता है कि जो मिथिकल क्रिएचर यूनिकनेस के साथ पैदा होता है, उसमें प्राइमोर्डियल वन की इच्छा शक्ति उसके साथ फ्यूज होती है? आमोन को आधा पागल होने की आदत पड़ चुकी है? नहीं, वो उसकी नॉर्मल स्टेट नहीं है। ये वो इमेज है जो हर आमोन के रेफरेंडम से उठी है। ये एक सोच की लाइन है। मैं मैरिनेट ग्रुप बना सकता हूँ और हर मैरिनेट को द फूल का बिलीवर बना सकता हूँ। इसके अलावा एक देवता के रूप में मेरे सबसे सच्चे अपीयरेंस के साथ ये इफेक्टिवली बेस्ट एंकर प्रोवाइड कर सकता है। कोई ताज्जुब नहीं कि जरातुल और डार्क डेमोनिक वुल्फ के पास कोई बिलीवर्स नहीं हैं। ओ, एक बार जब सिटी ऑफ सिल्वर के रेजिडेंट्स द फूल पर भरोसा करने लगेंगे तो मैं सी गॉड के एम्बॉडीमेंट को खुद से अलग करने पर विचार कर सकता हूँ ताकि ये मेरा एंकर न रहे। ये मेरे दूसरे बिलीवर्स के विश्वास और समझ के साथ बहुत कॉन्ट्राडिक्ट करता है। वे सचमुच यूनाइटेड नहीं हो सकते। क्लाइन ने तुरंत बहुत सारे मामलों के बारे में सोचा और जब उसके विचार दौड़ना बंद हो गए तो वो ग्रे फॉग के ऊपर लौट आया। जब वो मिरेकल इन्वोकर बन गया और हिम बन गया, साथ ही सेफिराह कैसल का ओनर बन गया, तो उसे अब 4 कदम वामावर्त चलने, मंत्र पढ़ने या टैरो क्लब के मेंबर्स को प्रेयर करने के लिए कहने की जरूरत नहीं थी। वो अब आसानी से लौट सकता था। हालांकि वो सेफिराह कैसल की पूरी पावर एक्सप्रेस करने में असमर्थ लग रहा था। वो सिर्फ अपनी स्पिरिट बॉडी के साथ एंटर कर सकता था, अपनी फिजिकल बॉडी को साथ नहीं ला सकता था। द फूल की सीट पर बैठने के बाद क्लाइन को सेफिराह कैसल में बदलाव चेक करने की जल्दी नहीं थी। उसने पहले अपने एडवांसमेंट को कंफर्म किया और जो मिस्टिसिज्म नॉलेज उसे अभी मिली थी उसे डाइजेस्ट किया। हाँ, मिरेकल इन्वोकर की बियॉन्डर पावर्स 2 अलग अलग पहलुओं से आती हैं। एक है हिस्ट्री के फॉग का ग्रेटर यूटिलाइजेशन और दूसरा है विशेस की नई एनहांस्ड कोर पावर। हिस्ट्री के फॉग के इम्प्रूव्ड यूटिलाइजेशन में कई एबिलिटीज शामिल हैं। 1. खुद को रिवाइव करने के लिए पास्ट वर्म्स ऑफ स्पिरिट की मदद लेना, लेकिन ये 4 बार के बाद इनफेक्टिव हो जाएगा। मैं पहले ही इसे 3 बार यूज कर चुका हूँ, इसलिए मैं मिरेकल इन्वोकर के रूप में सिर्फ 1 बार और रिवाइव कर सकता हूँ। एक बार जब मैं अटेंडेंट ऑफ मिस्ट्रीज में एडवांस हो जाऊंगा तो इस नंबर में कॉरेस्पॉन्डिंग इंक्रीज होना चाहिए। 2. मैं फ्यूचर पर कुछ इन्फ्लुएंस डालने में सक्षम हूँ, जिससे कुछ चीजों की प्रोबेबिलिटी एक सर्टेन एक्सटेंट तक बढ़ या घट जाती है। ये टारगेट की किस्मत में इंटरफेयर करने के बराबर है। हे, मैं आखिरकार गुड लक चला रहा हूँ।
हालांकि ये एस्पेक्ट अभी भी डाई ऑफ प्रोबेबिलिटी से अलग है। 3. हिस्टोरिकल वॉइड से समन करना अब सिर्फ आइटम्स तक लिमिटेड नहीं है, इसे उन सर्टेन सीन्स तक बढ़ाया जा सकता है जिनसे मैं फैमिलियर हूँ। हाँ, आइटम्स और सीन्स की टोटल संख्या जिन्हें मैं अब समन कर सकता हूँ वो 9 है, लेकिन उनमें से सिर्फ 3 ही एंजल लेवल पर हो सकते हैं। विशेष पहले से ही इसे एक स्टैंडर्ड देवता की एबिलिटी बनाती हैं, लेकिन ये थोड़ी अजीब है। सिर्फ किसी की विश पूरी करके ही मैं अपनी खुद की विश पूरी कर सकता हूँ। एक बड़ी विश धीरे धीरे पूरी होने से पहले एक छोटी विश पूरी करनी पड़ती है। चैप्टर 1269 द पावर ऑफ विशेष। क्लाइन को ओरिजिनली लगा कि विशेष एबिलिटी फ्रीली यूज की जा सकती है जब तक कि ये एक लिमिट एक्सीड नहीं करती। उसके सरप्राइज के लिए इफेक्ट सिर्फ बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक से नहीं आते थे। सिंपली कहें तो एक मिराकल इन्वोकर को बैटल्स के दौरान विशेष बनाने और पर्सनली उन्हें ग्रांट करने से पहले हर तरह की विशेष को ढूंढना और सेटिस्फाई करना होता था, ताकि कॉरेस्पॉन्डिंग सिचुएशन को रियलिटी में बदला जा सके। इसके अलावा बिल्कुल शुरुआत में जो विशेष क्लाइन फुलफिल कर सकता था वे छोटी और ट्रिवियल थी। एक ट्रू मिरेकल क्रिएट करने से पहले उसे उन्हें एक एक करके एक्यूमुलेट करना था। वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता था। हाँ, अगर मैं डार्क डेमोनिक वुल्फ कुटार का विशिंग मेथड यूज करना चाहता हूँ टेलीपोर्ट करने के लिए, तो मुझे पहले कई सिमिलर विशेष सेटिस्फाई करनी होंगी। ये दूसरों से आती है, सिंपल से लेकर ज्यादा डिफिकल्ट विशेष तक। मेरे पास इस एस्पेक्ट में एक सॉल्यूशन है। मैं कॉरेस्पॉन्डिंग विशेष को फुलफिल करने के लिए क्रीपिंग हंगर और स्टाफ ऑफ द स्टार्स यूज कर सकता हूँ। सिंपलेस्ट से स्टार्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। जिसकी बात करते हुए विशेष एबिलिटी एक एंकर यूज करने जैसी रिजेंबल करती थी। ये एक टाइप की कलेक्टिव एबिलिटी है। चूंकि फेथफुल की देवताओं की समझ इफेक्टिवली देवताओं को अफेक्ट कर सकती है और उनके लिए एक सर्टेन डेफिनेशन बन सकती है जो उन्हें बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स में प्राइमोर्डियल वन के मेंटल इम्प्रिंट को रेसिस्ट करने में हेल्प करती है। उसी तरह स्पिरिचुअलिटी वाले डिफरेंट क्रिएचर्स की सिमिलर विशेष सचमुच मुझे एक मिरेकल क्रिएट करने में हेल्प कर सकती हैं। ये कलेक्टिव सबकॉन्शियस केसी से रिलेटेड हो सकता है। ये काफी साइंटिफिक नहीं है, लेकिन ये फेयरली मिस्टिकल है। विशेष एबिलिटी की सिचुएशन पता लगाने के बाद क्लाइन के पास मिरेकल इन्वोकर के रूप में एक्ट करने का एक प्रिलिमिनरी आइडिया था। वो ये था कि रियल वर्ल्ड में वॉक करना और सबसे पावरफुल मैजिशियन के रूप में वो अलग अलग लोगों को एक मिरेकल विटनेस करने देता और उनकी विशेष सेटिस्फाई करता। कोई ताज्जुब नहीं कि डार्क डेमोनिक वुल्फ का ओरिजिनल टाइटल गॉड ऑफ विशेष था। जब ऐसा बिलीफ स्प्रेड होता है तो कई लोग अपनी विशेष वॉइस आउट करने के लिए प्रेइंग का मेथड यूज करेंगे, जिससे मिरेकल इन्वोकर दूर से रेस्पॉन्ड कर सके। ये एक्टिंग को बहुत सिंपलर बनाता है। ये बहुत सारा टाइम सेव कर सकता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पोर्शन का नाम मिरेकल इन्वोकर है, ना कि गॉड ऑफ विशेष। जिस रोल को एक्ट करने की जरूरत है वो एक देवता का है, इसलिए अभी भी दोनों के बीच कुछ डिफरेंसेस हैं। मैं वेरियस कंट्रीज में रोम कर सकता हूँ और डिफरेंट लोगों को मिरेकल्स विटनेस करने दे सकता हूँ, जबकि बिलीवर्स की कुछ विशेष को सेटिस्फाई करने के लिए द फूल का नाम यूज कर सकता हूँ। मैं फिर देखूंगा कि कौन सा ज्यादा इफेक्टिव होगा। हालांकि मिरेकल इन्वोकर के रूप में एक्ट करने का यही एकमात्र तरीका नहीं है। मुझे अभी भी रियल लाइफ में मिरेकल क्रिएट करने के लिए इनिशिएटिव लेने की जरूरत है और पीछे कॉरेस्पॉन्डिंग लेजेंड छोड़ना होगा। क्लाइन ने लंबी मोटल टेबल के एज को अपनी उंगली से टैप किया, जैसे वो साइलेंटली खुद से बड़बड़ाया। कुछ पलों पहले अपनी बॉडी की स्क्रूटनी के दौरान उसे रियलाइज हुआ कि उसने आधे से ज्यादा पोषण डाइजेस्ट कर लिया था। आखिरकार उसने कई बार मिरेकल्स क्रिएट किए थे। वो 3 बार रिवाइव भी हुआ था। ऑफ कोर्स क्लाइन का मानना था कि ये बहुत कोइंसिडेंटल था, क्योंकि वो एक मिरेकल क्रिएट कर सकता था और एडवांस में एक्ट कर सकता था, मेनली सिफरा कैसल की वजह से। ये ऐसा है जैसे किसी ने मुझे सेटअप किया। क्लाइन ने अंदर ही अंदर आ भरी, क्योंकि वो रिलैक्स्ड फील नहीं कर रहा था। इसके बजाय वो और सीरियस और वेरी हो गया। जहां तक उसका सवाल है, जिसने इसे अरेंज किया उसके पास एक सस्पेक्ट था। मिस्ट्रीज जो एंशिएंट सन गॉड ने मेंशन की थी, वो एग्जिस्टेंस जिसे द सेलेस्टियल वर्दी ऑफ हेवन एंड अर्थ फॉर ब्लेसिंग्स सस्पेक्ट किया जाता है। और जिसने क्लाइन को और भी ज्यादा पजल किया वो ये था कि जब वो सीक्वेंस 2 पर एडवांस हुआ और एक एंजल बना, तो द सेलेस्टियल वर्दी ऑफ हेवन एंड अर्थ फॉर ब्लेसिंग्स अपीयर नहीं हुआ। न ही क्वालिटेटिव चेंजेस एक्सपीरियंस करने के बाद वो उसकी बॉडी में अवेकन हुआ। ये उससे पूरी तरह अलग था जो उसने एक्सपेक्ट किया था। उसका कोई ट्रेस बिल्कुल नहीं था। इनिशियल मेंटल करप्शन के अलावा जो प्राइमोर्डियल वन से आया था, कुछ ऐसा जो डेफिनेटली आएगा। ये बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक में पीछे छोड़ा गया स्पिरिचुअल इम्प्रिंट होना चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है कि द सेलेस्टियल वर्दी ऑफ हेवन एंड अर्थ फॉर ब्लेसिंग्स सारे अरेंजमेंट्स करने के बावजूद कंप्लीटली पेरिश हो गया? उसमें मुझे इन्फ्लुएंस करने और मेरी बॉडी से रिवाइव करने की एबिलिटी नहीं है। अगर ऐसा है तो मुझे उसे थैंक करना होगा। क्लाइन ने खुद को टीज किया और कॉशन और पजलमेंट के साथ खड़ा हो गया। इस विचार के साथ वो ग्रेश व्हाइट क्लाउड पर अपीयर हुआ
और लाइट के स्ट्रेंज डोर के सामने पहुंचा। अपने सर के ऊपर लटकते हुए ट्रांसपेरेंट कोकून्स को ग्लांस करते हुए क्लाइन ने धीरे से अपना राइट हैंड एक्सटेंड किया और लाइट के डोर को टच किया। जब वो सचमुच इस मिस्टीरियस स्पेस का ओनर बन गया तो लौटने पर उसे एक फैक्ट क्लियरली रियलाइज हुआ। वो ये था कि लाइट का स्ट्रेंज डोर इस जगह का कोर था। ये शब्द के ट्रू सेंस में सेफिरा कैसल था और ये बाउंडलेस वॉइड उस डिवाइन किंगडम से बिलोंग करता था जो सेफिरा कैसल के साथ आया था। जहां तक एंशिएंट पैलेस, 22 हाईबैक चेयर्स, लंबी ब्रॉन्ज टेबल और वे आइटम्स जो टैरो क्लब के मेंबर्स यूजुअली कंज्योर करते थे, क्लाइन का मानना था कि वे विशेष पावर का एक मैनिफेस्टेशन थे। दूसरे शब्दों में, बैक देन जब वो एक पैलेस और गैदरिंग प्लेस चाहता था, सेफिरा कैसल ने उसकी विश सेटिस्फाई की थी। और क्योंकि उसके पास अपनी विश का स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन नहीं था, सेफिरा कैसल ने पास्ट में सिमिलर विशेष से सीन्स एक्सट्रैक्ट किए थे। क्लाइन को सस्पेक्ट था कि एंशिएंट ग्रीक पैलेस और 22 हाईबैक चेयर्स उस एग्जिस्टेंस द्वारा कंज्योर की गई थीं, जिसे द सेलेस्टियल वर्दी ऑफ हेवन एंड अर्थ फॉर ब्लेसिंग सस्पेक्ट किया जाता है। जैसे वो इंच दर इंच मूव किया, क्लाइन ने अपना राइट हैंड लाइट के डोर के एज के अगेंस्ट प्रेस किया। इस बार उसकी हथेली इसके आर पार डायरेक्टली पियर्स नहीं हुई, क्योंकि उसने किसी कॉर्पोरियल चीज को टच किया। अचानक लाइट का डोर हल्का सा कांपने लगा, साथ ही लटकते हुए कोक्यून्स भी, जिनमें ह्यूमन फिगर्स थे। ग्रेइश व्हाइट फॉग के ऊपर एंडलेस वॉइड में सिर्फ एक एंशिएंट पैलेस था। न्यूमरस स्काई स्क्रेपर्स तेजी से ऊपर उठे। कार्स एक के बाद एक अपीयर हुई, जैसे पेडेस्ट्रियंस अचानक अपीयर हुए। रेजिडेंशियल डिस्ट्रिक्ट्स में से एक में, एक ऑर्डिनरी रेंटल अपार्टमेंट में, एक खिड़की थी जो एक एनर्जी सेविंग बल्ब से इल्यूमिनेटेड थी, जो काफी ब्राइट नहीं था। ये वो था जो फर्स्ट एपोक से पहले का ओल्ड मेट्रोपोलिस डिजास्टर से पहले दिखता था। ये वो जगह थी जहां क्लाइन कभी रहता था। चारों तरफ देखते हुए क्लाइन ने आह भरी, अपनी आंखों के सामने सब कुछ गायब होने दिया। इंडीड, मैं प्रिलिमिनरी सेफिरा कैसल की पावर्स यूज कर सकता हूँ। इस पॉइंट पर रिलाई करके मैं पहले से ही किंग ऑफ एंजल्स के लेवल के क्लोज होऊंगा जब मैं ग्रे फॉग के ऊपर हूँ। इसके अलावा जो अथॉरिटी मैं शो करता हूँ वो न सिर्फ मिरेकल्स की है, बल्कि प्लेन्सवॉकर और ट्रोजन हॉर्स ऑफ डेस्टिनी का भी एक पोर्शन है। अगर मुझे रियल वर्ल्ड में लौटना पड़ा तो सेफिरा कैसल के ऑरा को आगे यूटिलाइज करने में एबल होने के अलावा मैं उसकी पावर्स का एक पोर्शन डायरेक्टली ऑब्टेन करने में एबल होऊंगा। ये मुझे एक नेसेंट डिवाइन किंगडम फॉर्म करने और यहाँ सीक्वेंस एक तक पहुंचने की परमिशन देगा। अनफॉर्चुनेटली रियलिटी में मैं मैराउडर और अप्रेंटिस की हाई लेवल बियॉन्डर पावर्स यूज नहीं कर सकता। जैसे क्लाइन ने सिचुएशन इवैल्यूएट की, उसने अपनी गेज लाइट के डोर के ऊपर लटकते हुए ट्रांसपेरेंट कोकून्स पर डाली। उसने अल्टीमेटली अंदर के लोगों को रिलीज नहीं किया, क्योंकि वे डेफिनेटली आमोन द्वारा यूज किए जाएंगे। सब कुछ कंफर्म करने के बाद क्लाइन एंशिएंट पैलेस में लौटा और द फूल की हाईबैक चेयर पर बैठ गया। उसे याद आया कि उसकी कुछ मेमोरीज सील थीं, इसलिए उसने जंक पाइल से पेपर का टुकड़ा समन किया। उसे खोलने पर क्लाइन की आंखें नैरो हो गईं और उसके लिप्स कांपने लगे, जैसे वो खुद से बड़बड़ाया, ग्रेट ओल्ड वंस, आउटर डाइटीज, कॉस्मोस, क्रिएटर, अबोव द सीक्वेंसेस। तो ऐसा है। उस मोमेंट पर उसने गॉड्स की बैटल के पीछे के रेशनले को पूरी तरह समझा, जो अभी खत्म हुई थी। उसने एपोकैलिप्स के पॉसिबल ओरिजिन्स को समझा और समझा कि क्यों 7 डाइटीज ने एक ब्लैक एम्परर के बर्थ के लिए टैसिट कंसेंट दी थी, और रियल वर्ल्ड में रेड एंजल इविल स्पिरिट की वापसी के प्रति उनकी इंडिफरेंस। लियोनार्ड और मिस जस्टिस द्वारा प्रोवाइड की गई इंफॉर्मेशन से लोएन ने अल्टीमेटली विक्ट्री क्लिंच की। इसकी बहुत संभावना है कि गॉड ऑफ कॉम्बैट पहले ही पेरिश हो चुके हैं। दूसरे शब्दों में गॉडेस सक्सीड हो गई हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि उन्हें ग्रेट ओल्ड वन बनने के लिए किन कंडीशंस की कमी है जो अबोव द सीक्वेंसेस है। मैं बाद में एरोड्स को समन करूंगा, सिचुएशन की डिटेल्स इंक्वायर करने और प्रेजेंट सिचुएशन ग्रास्प करने के लिए। अपने दिमाग में इसके साथ क्लाइन ने पास्ट की वेरियस डिटेल्स रिकॉल की और कई मैटर्स को एक साथ कनेक्ट किया। अर्थ मदर, जिनकी आइडेंटिटी अननोन थी, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक जाइंट क्वीन ओमेबेला के रूप में एक्ट करने में सक्सीड हुई थी बिना एक्सपोज हुए। ये कंसीलमेंट की हेल्प के बिना इम्पॉसिबल है। मैन, गॉडेस थर्ड एपोक या सेकेंड एपोक के एंड से ही इस तरह की कुछ प्लॉटिंग कर रही हैं। ये आमोन से ज्यादा टेरिफाइंग क्यों फील हो रहा है? हाँ, कंसीलमेंट सिर्फ वेरियस एस्पेक्ट्स के ट्रेसेस हाइड कर सकता है। ये कॉरेस्पॉन्डिंग प्राइंग और डिविनेशन अटेम्प्ट्स को मिसलीड कर सकता है, जिससे किसी पर्सन के लिए डिस्गाइज पहनना इम्पॉसिबल हो जाता है। अर्थ मदर के ओमेबेला होने का प्रिटेंड करने में एबल होने के लिए बिना गॉड ऑफ कॉम्बैट द्वारा सस्पेक्ट किए, इसमें शायद दूसरे फैक्टर्स इन्वॉल्व हों। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्टिकुलर एग्जिस्टेंस ने उनकी हेल्प की जाइंट क्वीन का फेट चुराने में। उस टाइम सिर्फ एक पर्सन के पास अथॉरिटी थी इस मैटर में पार्टिसिपेट करने की, एंशिएंट सन गॉड, सेकेंड क्रिएटर आमोन और एडम के फादर। अगर ऐसा केस है तो गॉडेस और एंशिएंट सन गॉड ने बहुत पहले से कोऑपरेट किया होगा, जब तक कि न्यू क्रिएटर ने उनमें प्राइमोर्डियल वन को अवेकन नहीं किया। ये एक्सप्लेन कर सकता है
कि क्यों फर्स्ट एग्जिस्टेंस, जिसे डार्क एंजल ससरेर ने साउट आउट किया था, वो गॉडेस थी। ऑफ कोर्स कंसीलमेंट भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जब से मैंने डेथ पाथवे की यूनिकनेस ऑब्टेन की है, गॉडेस ट्रैप सेट कर रही हैं। एक तरफ वो चाहती हैं कि मैं बैकलॉन्ड में न्यूमिनस एपिस्कोपेट के आर्टिफिशियल डेथ फैक्शन को टेक ओवर करूं, ये प्रिटेंड करने के लिए कि सब कुछ नॉर्मल है। दूसरी तरफ उन्होंने उन लोगों या ऑब्जेक्ट्स के साथ डील नहीं किया जिन्होंने शायद डिस्कवर किया हो कि कुछ गड़बड़ थी, जिसके रिजल्ट में इंफॉर्मेशन लीक हो गई। इस तरह गॉड ऑफ कॉम्बैट की आंखों में सिचुएशन ऐसी बन गई कि गॉडेस अपना बेस्ट ट्राई कर रही हैं सीक्रेट कंसील करने के लिए, लेकिन यूनिकनेस डाइजेस्ट करते समय उनके लैक ऑफ कंट्रोल की वजह से वो ऐसा करने में अनेबल थीं। उसके बाद चाहे जॉर्ज 3 का ब्लैक एम्परर बनना टैसिटली एक्वियस करना हो या उसका रिचुअल डिस्ट्रॉय करने में मुझे प्रोवाइड की गई ऐड हो, गॉडेस को मैटर के फाइनल आउटकम की परवाह नहीं है। उनका मेन गोल ये शो करना था कि उनके पास रियल वर्ल्ड में डायरेक्टली इंटरफेयर करने की एबिलिटी नहीं थी, जिससे ये इंप्रेशन और गहरा हो गया कि वो डेथ पाथवे की यूनिकनेस को एकोमोडेट करने की अटेम्प्ट कर रही थीं। बहुत सारी सिमिलर डिटेल्स हैं गॉड ऑफ कॉम्बैट के लिए, क्योंकि उन्हें गॉडेस की डीपर अंडरस्टैंडिंग थी। वे डेफिनेटली इस मैटर के रिगार्ड्स में फुली कन्विंस्ड नहीं थे, इसलिए उन्होंने इसे सेफ खेलना चूज किया, पहले गॉडेस के एंकर्स को शेक करके, जिससे उनकी साइकी को करप्ट होने दिया जाए। उनके लिए इसने डेफिनेटली उन्हें अपने एफर्ट्स का एक लार्ज पोर्शन डाइवर्ट करने पर मजबूर किया, करप्शन रेसिस्ट करने के लिए, इससे पहले कि उन्होंने अर्थ मदर के साथ मिलकर गॉडेस को अटैक करना चूज किया। ये और इसकी वजह से है कि वे गॉडेस के ट्रैप में गिर गए। दूसरे शब्दों में, गॉडेस के वेरियस एक्शंस का ट्रू गोल डेथ पाथवे की यूनिकनेस के साथ ट्रैप बिछाना नहीं था, बल्कि दूसरे देवताओं का फोकस इस मैटर पर प्लेस करना था और इस पॉसिबिलिटी को इग्नोर करना था कि अर्थ मदर के साथ कुछ गलत था। कितना टेरिफाइंग। क्लाइन ने अपने दिल की गहराई से आह भरी। उसे लगा कि जब हॉरर की बात आती है तो एडम और आमोन शायद गॉडेस से इंफीरियर थे। उसने अपना सर हिलाया, एक पेन और पेपर कंज्योर किया और अपनी वार्निंग लिखी। हमेशा याद रखना, तुम एक ही इंसान हो, न कि एक ही देवता। चैप्टर 1270 विजिटिंग। शिप्सी गॉड पर सिटी ऑफ सिल्वर के मेंबर्स जैसे लियावल, कैंडिस और दूसरे सिटी ऑफ सिल्वर स्काउट्स उन चेयर्स पर बैठे थे जो उनके साइज को सूट नहीं करती थीं। वे अपने चारों ओर मौजूद ड्वार्फ्स को वेरिली देख रहे थे। ऑफ कोर्स वे जानते थे कि ये नॉर्मल ह्यूमंस थे। आखिरकार वे सब जानते थे कि उनकी एग्जैजरेटेड हाइट्स पोशंस की वजह से आई थीं, लेकिन उन्हें अभी भी लग रहा था कि शिप पर मौजूद लोग बहुत छोटे थे, जिसमें लॉर्ड डैनिश भी शामिल थे, जो खुद को ऑरेकल कहते थे। आखिरकार सिटी ऑफ सिल्वर में बच्चों के अलावा जिन रेजिडेंट्स ने अभी तक सीक्वेंस 6 तक रीच नहीं किया था, उनकी एवरेज हाइट 1.8 मीटर से ज्यादा थी। उनमें सीक्वेंस 9 बियॉन्डर्स की कमी नहीं थी, जो 2 मीटर से ज्यादा लंबे थे। बोट के हल्के से स्वे ने हाफ जाइंट्स को थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कराया, लेकिन उनकी स्ट्रॉन्ग फिजिक ने उन्हें इस इन्फ्लुएंस को जल्दी से ओवरकम करने में हेल्प की। और सी और विंडो के बाहर अकेली बोट के बीच के कंट्रास्ट ने उन्हें अपनी अनीज, फियर और एंजाइटी को कंटेन करने में अनेबल बना दिया। ये वैसा था जैसे वे पहली बार किसी एक्सपीडिशन में पार्टिसिपेट कर रहे थे। सराउंडिंग्स में ऐसा लग रहा था कि डार्कनेस में मॉन्स्टर्स लर्क कर रहे हैं जो उन पर किसी भी मोमेंट अटैक कर सकते हैं। उस मोमेंट पर डैनिश उस रूम में एंटर हुआ जिसे डाइनिंग मेस में ट्रांसफॉर्म किया गया था। वो उन टॉल, वेरी कॉशियस, अजीब तरह से ड्रेस पहने लोगों पर मुस्कुराया जो स्टिफ होकर बैठे थे और कहा, तुम्हारा खाना रेडी है। अगला, तुम अपनी मर्जी से अपना खाना एंजॉय कर सकते हो। वैसे मत भूलना जो मैंने तुम्हें अभी बताया। ये वाटर्स बहुत डेंजरस हैं। उठने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अपनी सीट्स पर रह सकते हो। जब डैनिश ने देखा कि यंग एल्डर जिसने खुद को डेरेक इंट्रोड्यूस किया था और दूसरे हाफ जाइंट्स उठकर उससे मोस्ट पोलाइट मैनर में बात करना चाहते थे, तो उसने जल्दी से अपने हाथ नीचे किए और उनके अनसिविलाइज्ड बिहेवियर को रोका। अगर मैं उनके जितना लंबा होता तो मैंने अपने आसपास के लोगों का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया होता। डैनिश बड़बड़ाया जैसे ही उसने ताली बजाई, क्रू को खाना अंदर भेजने का सिग्नल देते हुए। एक स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस इमीडिएटली डेरेक और सिटी ऑफ सिल्वर के दूसरे रेजिडेंट्स की नाक में ड्रिल हो गई। ये वो सेंट थी जिससे वे मीट टाइप मशरूम्स रोस्ट करते समय फैमिलियर थे, लेकिन इसमें एक एडिशनल इंडिस्क्रिबेबल स्मेल थी। ये काफी स्ट्रेंज और स्लाइटली स्टिमुलेटिंग थी। स्मेल इतनी एल्यूरिंग थी कि लियावल, कैंडिस और बाकी के मुंह से सलाइवा सीक्रेट होने लगा, जैसे उनके स्टमक अटेंशन के लिए चर्न हुए। देसी स्टाइल रोस्टेड मीट, डैनिश ने कहा, जैसे ही उसने एक क्रू मेंबर की तरफ इशारा किया जो अंदर आया था। उसने एक बड़ी स्टील प्लेट पकड़ी हुई थी जिसमें रोस्टेड गोल्डन ब्राउन मीट का एक पीस था जो ऑयल के साथ ग्लिसन कर रहा था। उसके सरफेस पर इवनली फेनल, बेसिल और दूसरे स्पाइसेस स्प्रेड थे। स्टेक, पैन फ्राइड फिश, व्हाइट ब्रेड, सी फूड सूप और लाइट बियर। डैनिश ने हर डिश इंट्रोड्यूस की और जब वो डन हो गया तो मुस्कुराया। किसी भी चीज के बारे में चिंता मत करो।
इंडल्ज करने के लिए फील फ्री। हमारे पास काफी फूड रिजर्व्स हैं। ये कहकर उसने हाफ जाइंट्स को देखा जो खड़े होने के लिए ईगर लग रहे थे। फिर वो चकल करते हुए रूम से निकल गया। शॉर्ट-हेड कैंडिस ने बड़ी मुश्किल से अपनी गेज खाने से हटाई और अपना सलाइवा स्वैलो किया। एल्डर डेरिक, अब हम क्या करें? हालांकि डेरिक का मानना था कि मिस्टर फूल के ओरेकल उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, उसने हैबिचुअली एक बहुत कॉशियस ओपिनियन दिया। 2 ग्रुप्स में स्प्लिट हो जाओ। एक ग्रुप को खाने के लिए अपनी टर्न का वेट करना है। एक टीम अभी खाएगी। ठीक है, एल्डर डेरिक, कैंडिस अचानक खड़ी हो गई। मैं फूड टेस्टिंग टीम ज्वाइन करने के लिए अप्लाई करती हूँ। जल्दी से 10 लोगों का एक ग्रुप फॉर्म हो गया। उसी समय लियावल और कैंडिस दीवार के पास लंबी टेबल तक चले गए और उन्होंने वो लिया जो उन्हें सबसे टेम्पटिंग लगा, सो कॉल्ड देसी रोस्टेड मीट। एक बाइट लेने के बाद रिच जूसेस, फ्रेग्रेंस और प्योर मीट टेक्सचर में मिक्स होकर उनके मुंह में एक कॉम्प्लेक्स और यूनिक एक्सपीरियंस फॉर्म हुआ। वे सिर्फ 2 बार चबा पाए इससे पहले कि खाने को रेवेंसली अपने पेट में स्वेलो कर लें ताकि दूसरी बाइट ले सकें। ये मीट टाइप मशरूम से कई गुना ज्यादा डिलीशियस था जो उन्होंने पहले खाए थे। अननोइंगली सिटी ऑफ सिल्वर के 10 रेजिडेंट्स पहले से ही अपनी आंखों में आंसुओं के साथ खा रहे थे, उनका विजन ब्लर हो गया था। डेक पर डैनिश ने गॉड्स की बैटल के रूइंस में सेफ सी रूट को देखा। उसने सोचा कि मिस्टर फूल के फ्लॉक की प्रॉब्लम्स को कैसे सेटल किया जाए। अचानक एक सेलर दौड़ता हुआ आया और हाँफने लगा। लॉर्ड ऑरेकल, उन्होंने खाना फिनिश कर लिया है। वे और मांग रहे हैं। ये लोग कहाँ से आए हैं? डैनिश हैरान रह गया। उनके लिए दूसरा सेट प्रिपेयर करो। ये देखकर कि सेलर मुड़ने वाला था, डैनिश ने जल्दी से ऐड किया, कल से क्रू को फिशिंग शुरू करनी है। ... सोनिया सी में एक अनइनहैबिटेड आइलैंड पर क्लाइन अपनी करंट स्टेट का आदी हो चुका था और उसने अपनी स्पिरिचुअलिटी को रिस्ट्रेन किया। उसने बैकलॉन्ड वापस टेलीपोर्ट करने और मैजिक मिरर एरोड्स को समन करके कुछ सवाल पूछने का प्लान बनाया। उसे मून सिटी के रेजिडेंट्स को आउटसाइड वर्ल्ड में एक्सट्रैक्ट करने की जल्दी नहीं थी। उसने डैनिश के सिटी ऑफ सिल्वर की वैनगार्ड यूनिट के साथ सेटल होने का वेट करने का प्लान बनाया। सफिशिएंट एक्सपीरियंस के साथ वो अपना अटेंशन इस मैटर पर टर्न कर सकता था। आखिरकार फॉरसेकन लैंड ऑफ द गॉड्स को लीव करने का पाथ ओपन हो चुका था। वो प्रेयर्स को रिस्पॉन्ड करने का मेथड यूज कर सकता था और स्टाफ ऑफ द स्टार्स की पावर पर रिलाई करके पूरी मून सिटी को बाहर मूव कर सकता था। ऑफ कोर्स, अगर दरवाजा फिर से बंद हो गया तो क्लाइन के पास एक सॉल्यूशन भी था। वो पहले मून सिटी के रेजिडेंट्स को जाइंट किंग्स रेजिडेंस में ट्रांसफर करता और उन्हें खुद दरवाजा खोलने देता। फर्स्ट ब्लास्फेमी स्लेट और डार्क एंजल इविल स्पिरिट के बिना ऑर्डिनरी बियॉन्डर्स दरवाजा खोलने में एबल होंगे। जहां तक इस बात का सवाल है कि क्या ट्रू क्रिएटर इंटरफेयर करेगा या उसे रोकेगा, क्लाइन ने इस पर विचार नहीं किया। ऐसा इसलिए था क्योंकि सीक्वेंस शून्य ट्रू गॉड अब ऐसा करने में कैपेबल था। वो उन्हें रोकने में एबल नहीं था, भले ही वो इसके लिए डिसएग्रीबल हो। इसके अलावा क्लाइन का मानना था कि ट्रू क्रिएटर का फोकस इस मैटर पर नहीं था। उनका मोस्ट प्रेसिंग कंसर्न आमोन को कैप्चर करना और फर्स्ट ब्लास्फेमी स्लेट रिट्रीव करना था। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग ये एक फैमिली ड्रामा है, क्लाइन ने अंदर ही अंदर लैम्पून किया। उसने हवा से क्रीपिंग हंगर ग्रैब किया और उसने वो सील्ड आर्टिफैक्ट पहना जो लंबे समय तक उसके साथ था अपनी लेफ्ट पाम पर। उसकी बॉडी जल्दी से ट्रांसपेरेंट हो गई और गायब हो गई। सैचुरेटेड और स्टैक्ड स्पिरिट वर्ल्ड में क्लाइन तेजी से इंडिस्क्रिबेबल फिगर्स के थ्रू मूव हुआ जैसे ही उसने उन कोऑर्डिनेट्स को अप्रोच किया जो बैकलॉन को रिप्रेजेंट करते थे। अचानक वो रुक गया और केओटिक वॉइड में खड़ा हो गया, उन 7 प्योर लाइट्स को देखते हुए जो स्पिरिट वर्ल्ड में हाईएस्ट स्पॉट ऑक्यूपाई करती थीं। प्रीवियसली अपनी लो सीक्वेंस की वजह से मैंने स्पिरिट वर्ल्ड में भटकने की हिम्मत नहीं की। नहीं, मैंने 7 लाइट्स को विजिट करने का अटेम्प्ट किया जिन्होंने मेरे प्रति अपनी काइंडनेस दिखाई थी। अब ऐसा लगता है कि हमारे मिलने का टाइम आ गया है। वे हर तरह की नॉलेज के एम्बॉडिमेंट्स हैं और वे स्पिरिट वर्ल्ड में काउंटलेस ईयर्स से रह रहे हैं। वे शायद काफी कुछ सीक्रेट्स जानते हों। जैसे ही क्लाइन ने अपने थॉट्स फिनिश किए, उसके सामने अचानक एक लाइट अपीयर हुई। ऑरेंज रोब में एक एल्डर अपीयर हुआ। ये ओल्ड मैन प्लम था और उसकी छोटी वाइट बियर्ड थी। वो बहुत एमिएबल लग रहा था। उसने क्लाइन को देखा और स्माइल के साथ नोट किया। योर एक्सेलेंसी, प्लीज मुझे खुद को इंट्रोड्यूस करने की परमिशन दें। आपको मुझे याद रखना चाहिए। मैं ऑरेंज लाइट हिलेरियन हूँ। पिछली बार जब मैंने आपको देखा था, आप बहुत पतले थे। जैसे क्लाइन ने लैम्पून किया, उसने स्माइल के साथ पूछा, लगता है आपने प्रेडिक्ट कर लिया था कि मैं आपको विजिट करूंगा। हिलेरियन ने कुछ नहीं छिपाया, जैसे वो फ्रेंकली मुस्कुराया। स्पिरिट वर्ल्ड खुद हर तरह की इंफॉर्मेशन से इंटरवोवेन है। कुछ पास्ट से आती हैं, कुछ प्रेजेंट से आती हैं और कुछ एक सर्टेन फ्यूचर इंडिकेट करती हैं।
चाहे ये डिविनेशन हो या प्रोफेसी, ज्यादातर मेथड्स एक्चुअली स्पिरिट वर्ल्ड यूज कर रहे हैं, जिसके बाद फेट के सीक्रेट्स में प्राइंग की जाती है। ऑरेंज लाइट का मतलब था कि चूंकि क्लाइन स्पिरिट वर्ल्ड में था और विजिट करने का इंटेंशन रखता था और ऐसा करने के लिए एक्शन लेने को प्रिपेयर था, तो डेफिनेटली इन्फॉर्मेशन का एक कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सचेंज होगा। इसने 7 लाइट्स को, जो स्पिरिट वर्ल्ड को एक सर्टेन एक्सटेंट तक कंट्रोल करते थे, इसे सेंस करने और एक प्रोफेसी बनाने की परमिशन दी। क्लाइन बिल्कुल भी सरप्राइज्ड नहीं था। उसने हल्का सा नोट किया और कहा, आपके अलावा और कौन मुझसे मिलना चाहता है? उसने ओरिजिनली ऑनरिफिक्स यूज करने का प्लान बनाया था, लेकिन 7 लाइट्स की एटीट्यूड और जिस तरह से ऑरेंज लाइट ने उसे एड्रेस किया था, उसे कंसिडर करते हुए उसने ये प्लान गिव अप कर दिया ताकि सेफिरा कैसल के प्रॉक्सी का स्टेटस मेंटेन कर सके। ऑरेंज लाइट हिलेरियन इमीडिएटली मुस्कुराया और कहा, वे सब, योर एक्सेलेंसी, आप माइंड नहीं करेंगे, है ना? क्लाइन ने अपना सर हिलाया और पोलाइटली रिप्लाई किया, ऑफ कोर्स, ये मेरा ऑनर होगा। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, हिलेरियन के चारों ओर डिफरेंट कलर्स की लाइट ऊपर उठी, डिफरेंट ओल्ड मेन में ट्रांसफॉर्म होते हुए। योर एक्सेलेंसी, प्लीज मुझे इंट्रोडक्शंस करने की परमिशन दें। जब ऑरेंज लाइट ने क्लाइन को नोट करते देखा, उसने रेड रोब में एक एल्डर की तरफ इशारा किया और कहा, ये है रेड लाइट आयोर मोरिया, वो जिसने प्रीवियसली मेरे सवाल का जवाब दिया था। क्लाइन इमीडिएटली मुस्कुराया और अपना ग्रेटिट्यूड और फ्रेंडलीनेस शो किया। बदले में हिलेरियन ने येलो लाइट वेनेथन, ब्लू लाइट कुथमी, ग्रीन लाइट सेरापिस, इंडिगो लाइट जीसस और वॉयलेट लाइट सेंट जर्मन को इंट्रोड्यूस किया। येलो लाइट वेनेथन, क्या ये वो हैं जिन्होंने अब्राहम के एंसेस्टर के रिगार्डिंग एपोकैलिप्टिक प्रोफेसी की थी? क्लाइन ने लेमन येलो रोब में थिन लॉन्ग बियर्ड एल्डर को देखा और स्माइल के साथ कहा, चलो बैठते हैं और चैट करते हैं। जैसे वो बोला, उसने अपना राइट हैंड उठाया। सराउंडिंग एरिया में डार्क रेड फ्लेम्स जल उठी। ये हाई क्वालिटी चारकोल जलाने वाले फायरप्लेस से आई थीं। इन फ्लेम्स ने इमीडिएटली एक रिक्लाइनिंग चेयर, एक ग्रेश येलो कारपेट, कबर्ड्स, सोफास, कॉफी टेबल्स, कास्ट स्कल्पचर्स, व्हाइट पोर्सिलेन टी कप्स और दूसरे आइटम्स को लाइट अप किया, एक क्लासिक बैकग्राउंड स्टाइल्ड एक्टिविटी रूम फॉर्म करते हुए। प्लीज टेक अ सीट। क्लाइन ने 7 लाइट्स को फेस किया जैसे वो मुस्कुराया और सोफा और हाईबैक चेयर्स की तरफ इशारा किया। 7 लाइट्स के सेटल होने के बाद क्लाइन रिक्लाइनिंग चेयर पर बैठा, एक टी कप उठाया और एक नेचुरल टोन में कहा, टू बी ऑनेस्ट, मैं हमेशा आप सातों को विजिट करना चाहता था, लेकिन मुझे चांस नहीं मिल सका। अब मैंने फाइनली ये विश फुलफिल कर ली है। ये हमारी भी विश रही है। ऑरेंज लाइट 7 लाइट्स के बीच ब्राइटेस्ट और मोस्ट आउटगोइंग पर्सन लग रहा था। उसने इमीडिएटली अपने सारे कंपेनियंस के बिहाफ पे रेस्पॉन्ड किया। मुझे फीलिंग आ रही है कि मैंने किसी की विश फुलफिल की है। क्लाइन डिलाइटेड था। जैसे उसने प्रोब किया, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप कॉस्मोस के बारे में क्या जानते हैं, या मुझे कहना चाहिए ग्रेट ओल्ड वंस और आउटर डाइटीज? इंडिगो लाइट जीसस, जिसने एक लिनन रोब पहना था और रिलेटिवली यंग लग रहा था, ने सीरियसली आंसर दिया, योर एक्सेलेंसी, ग्रेट ओल्ड वंस जो हमारे वर्ल्ड को देख रहे हैं वो है मदर गॉडेस ऑफ डिप्रेविटी, मदर ट्री ऑफ डिजायर, सन ऑफ केओस, प्राइमोडियल हंगर, रिंग ऑफ कमअपंस, सुपरनोवा डोमिनेटर, इनएक्सटिंग्विशेबल रेविंग्स, मोनार्क ऑफ डीके और हाई डायमेंशनल ओवरसीर। क्या ये थोड़े ज्यादा नहीं है? क्लाइन थोड़ा स्टन हो गया जब उसने वो सुना। चैप्टर 1271, 7 लाइट्स। इंडिगो लाइट जीसस का रिप्लाई सुनकर क्लाइन का दिमाग टेंस हो गया, क्योंकि उसे क्रिम्सन मून, ब्राउन प्लैनेट, स्कारलेट प्लैनेट, ब्लू प्लैनेट और गोल्ड प्लैनेट याद आ गए। उसे लगा जैसे वे अपनी आंखों से ऊपर से उसे नीचे देख रहे थे। साइलेंटली एक कनेक्शन एस्टैब्लिश हो गया। आने वाले फेटल करप्शन ने क्लाइन के वर्म्स ऑफ स्पिरिट को अनईजी महसूस कराया। सेफिरा कैसल के कंट्रोल में एक एंजल होने के नाते क्लाइन के पास इस कनेक्शन को तोड़ने के कई तरीके थे। पहला, वो एक कंप्लीट मिथिकल क्रिएचर का स्टेटस और स्ट्रेंथ यूज कर सकता था। दूसरा, वो अपने एंकर्स को सप्रेस कर सकता था और इसे ऑफसेट करने के लिए अपने अंदर बचे प्राइमोडियल 1 के मेंटल इम्प्रिंट को यूज कर सकता था। तीसरा, वो सेफिरा कैसल का ऑरा यूज कर सकता था, जिसे वो अब एक स्टेप आगे यूटिलाइज कर सकता था। बिना किसी हेजिटेशन के उसने सबसे सिंपल और कन्वीनियंट मेथड चुना ताकि कोई हिडन डेंजर पीछे न छूटे। उसके चारों ओर एक ग्रेश व्हाइट फॉग अपीयर हो गई और उसके दिमाग में मौजूद सारे सेलेस्टियल बॉडी प्रोजेक्शंस गायब हो गए। एक सेकंड के लिए स्टन होने के बाद क्लाइन ने अपने वर्ड्स ऑर्गेनाइज किए और कहा, क्या वहां इतनी सारी आउटर डाइटीज हैं? इंडिगो लाइट जीसस ने प्रेयर्स के डोमेन को सिंबलाइज किया। उसने अपने राइट हैंड पर रूबी रिंग को टच किया और नोट किया। जब से ओल्डेस्ट वन जागे और स्प्लिट हुए, पूरे यूनिवर्स की सबसे पावरफुल आउटर डाइटीज इस छोटे से सोलर सिस्टम के चारों ओर इकट्ठा हो गईं। उनमें से कुछ अपने सेफेरोट और कैरेक्टरिस्टिक्स को रिट्रीव करना चाहती हैं, जो उनसे रिप कर ली गई थीं और यहाँ अट्रैक्ट हुई थीं।
उनमें से कुछ को नेबरिंग सेफिरॉट और हाई लेवल कैरेक्टरिस्टिक्स पाने की होप है जिन्हें वे एकोमोडेट कर सकती हैं। ओल्डेस्ट वन, 7 लाइट्स ओरिजिनल क्रिएटर को ओल्डेस्ट वन कहकर एड्रेस करते हैं, न कि प्राइमोडियल वन। नाम के मीनिंग के टर्म्स में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। क्लाइन ने डेलिब्रेट किया और पूछा, सेफिरॉट और कैरेक्टरिस्टिक्स जो रिप और अट्रैक्ट की गई थीं, वो इंडिगो लाइट द्वारा मेंशन किए गए बाकी वर्ड समझ सकता था और उसने ऐसे मैटर्स के प्रति कुछ स्पेकुलेशन भी किया था। बस एक पॉइंट था जिसने उसे सरप्राइज किया। ब्लू लाइट कुथमी, जो कॉगिटेशन के डोमेन का सिंबल था और अपनी बॉडी की कैरेक्टरिस्टिक के रूप में लव और विजडम यूज करता था, ने काइंडली एक्सप्लेन किया, योर एक्सीलेंसी, आपको बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स के लॉ ऑफ कन्वर्जेंस से अनफैमिलियर नहीं होना चाहिए। क्लाइन को नोट करते देखकर साफायर से बंधे हुए थिक बियर्ड एल्डर ने कंटिन्यू किया, ये सिर्फ सीक्वेंस पाथवेज के लिए लॉ नहीं है, ये आउटर डायटी से रिलेटेड सेफिरॉट और कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब करने के लिए भी सूटेबल है, खास तौर पर वे जो ओल्डेस्ट वन से डायरेक्टली नर्चर और क्रिएट हुए थे। फॉर एग्जाम्पल मदर गॉडेस ऑफ डिप्रेविटी, सन ऑफ केओस और मदर ट्री ऑफ डिजायर। जहां तक दूसरी आउटर डायटीज का सवाल है, हम ज्यादा श्योर नहीं हैं। शॉर्ट में वे 3 ग्रेट ओल्ड वंस जिन्होंने अपने सेफिरॉट और कैरेक्टरिस्टिक्स का एक पोर्शन खो दिया है, वे रियल वर्ल्ड को इन्वेड करने के लिए सबसे ज्यादा कंसर्न्ड और प्रोएक्टिव हैं। वे स्पिरिट वर्ल्ड को इन्फ्लुएंस करने और हमें करप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्लाइन ने हल्का सा नोट किया और कंफर्मेशन सीकिंग टोन में पूछा, दूसरे शब्दों में करंट 22 पाथवेज और 9 सेफिरॉट का एक पोर्शन आउटर डायटीज से बिलोंग करता है। हाँ, अमेथिस्ट वाइल्डिंग सेंट जर्मेन, जो रिचुअलिस्टिक मैजिक के डोमेन को सिंबलाइज करता था, ने आंसर देने की अपॉर्चुनिटी ली। जब 22 पाथवेज और 9 सेफिरॉट का टोटल नंबर रीच हुआ तो सब कुछ फाइनली एक बैलेंस पर पहुंच गया। ये वो मिस्टिसिज्म कनेक्शन हो सकता है जो ओल्डेस्ट वन से ओरिजिनेट हुआ था। क्लाइन ने कहने से पहले एक मोमेंट के लिए सोचा, वे एग्जैक्टली क्या हैं? हाँ, रेड लाइट आयोर मोरिया, जो डायमंड क्राउन पहने हुए था, ने डिग्निफाइड मैनर में नोट किया, वो मून को ऑक्यूपाई करती है और ब्रूड हाइव और 2 पाथवेज की यूनिकनेस पर अपने खुद के लेवल और इन्फ्लुएंस के थ्रू उसने धीरे धीरे रियलिटी में इन्फिल्ट्रेट किया है। प्राइमोडियल मून इस दुनिया में उसका मैनिफेस्टेशन है। ऐसा कहने के बाद आयुर मोरिया पॉज हुआ और बोला, उसका फुल टाइटल है मदर गॉडेस ऑफ डिप्रेविटी, ओरिजिन ऑफ इविल, द इंडिस्ट्रक्टिबल और द ब्रूड हाइव ऑफ फिल्थ। क्लाइन को मून का वो एग्जैजरेटेड रिएक्शन याद आया जब उसने पहली बार कॉस्मोस का सीक्रेट जाना था। उसे अचानक ठंडक महसूस हुई, जैसे उसने जल्दी से पूछा, द डेविल और प्रिजनर पाथवे मदर ट्री ऑफ डिजायर से आते हैं? येलो लाइट वेनिथन, जो लेमन येलो रोब पहने हुए था, ने आह भरी। हाँ, उसका फुल नेम है मदर ट्री ऑफ डिजायर, फादर ऑफ डेविल्स, परपैचुअल ब्लैथरर और द हार्टलेस गॉड। इसलिए उसने अपॉर्चुनिटी सीज कर ली जब चेन गॉड को कुछ हुआ और आसानी से करप्शन का अपना गोल अचीव कर लिया। मदर, फादर, क्या वो फेलो आदमी है या औरत? हाँ, इस लेवल के एग्जिस्टेंस के लिए जेंडर्स के बीच डिस्टिंक्शन ना होना नॉर्मल है। डिफरेंट अवतारों की डिफरेंट इमेजेज होती हैं। हे, वो मेरे लिए बच्चा भी पैदा करना चाहती थी। चेन्ड गॉड की प्रेजेंट स्टेट से अगर मैं पकड़ा जाता तो शायद मैं ही बच्चा पैदा कर रहा होता। फिर बच्चा सेफिरा कैसल को इनहेरिट करता, जिससे मदर ट्री ऑफ डिजायर इनडायरेक्टली इस सेफिरा को करप्ट और कंट्रोल कर पाती। इस एंगल से शायद प्रिजनर पाथवे की इंटेलिजेंस की डिजायर ही एक्टिंग का प्रॉपर तरीका है। हालांकि ये करेक्ट पाथ आउटर डाइटी की तरफ जाता है, इसलिए टेम्परेंस अभी भी बेहतर है। क्लाइन ने थोड़ा फ्राउन किया, जैसे उसने वो सवाल उठाया जो उसने पहले गेस किया था, होप करते हुए कि उसे आंसर मिलेगा। चूंकि इतनी सारी आउटर डाइटीज हैं, उन्होंने अभी तक हमारे वर्ल्ड में एंटर क्यों नहीं किया है? क्लाइन ने अब तक जो सीखा था उससे वो गेस कर सकता था कि भले ही ये सिर्फ मदर गॉडेस ऑफ डिप्रेविटी और मदर ट्री ऑफ डिजायर होती, आउटर डाइटीज आसानी से फॉर्मर 7 डाइटीज, ट्रू क्रिएटर और प्राइमोडियल डेमोनस जैसे एग्जिस्टेंसेस को रिजोल्व कर सकती थी। प्लम्प ऑरेंज लाइट हिलेरियन मुस्कुराया और बोला, हमारी सारी सफरिंग ओल्डेस्ट वन से आती है। हमारा सारा लक भी ओल्डेस्ट वन से आता है। न सिर्फ उन्होंने अपनी स्पिरिट, विल, ब्रांडिंग और करप्शन पीछे छोड़ी, बल्कि उन्होंने सेफिरॉट, कैरेक्टरिस्टिक्स और पावर भी पीछे छोड़ी। उनकी पावर के रेमिनेंट्स ने प्लैनेट के बाहर एक इनविजिबल बैरियर फॉर्म किया, जो आउटर डाइटीज को इसे डायरेक्टली इन्वेट करने से रोकता है। हालांकि टाइम बीतने के साथ उनकी कॉन्शियसनेस और पावर्स सचमुच रिवाइव नहीं हुई हैं और उनकी विल और पावर्स फेड हो रही हैं। फोर्थ एपोक के अंत में ये बहुत सीरियस स्टेट में पहुंच गया। इनविजिबल बैरियर में क्रैक्स प्रोड्यूस हुए और 7 डाइटीज के पास कोई चॉइस नहीं थी सिवाय इसके कि अपने डिवाइन किंगडम्स को एस्ट्रल वर्ल्ड में मूव करें ताकि क्रैक्स को मेंड कर सकें। कोई ताज्जुब नहीं कि फोर्थ एपोक के ट्रू डाइटीज जमीन पर चल सकते थे, लेकिन फिफ्थ एपोक में वे रेयरली नीचे उतरे।
क्लाइन को इमीडिएटली रियलाइजेशन हुआ और उसने पूछा, जब ओल्डेस्ट वन की विल और पावर्स और डिक्लाइन होंगी तो क्या इनविजिबल बैरियर गायब हो जाएगा और एपोकैलिप्स ले आएगा? ऑरेंज लाइट हिलेरियन, जो अभी तक मुस्कुरा रहा था, ने येलो लाइट वेनेथन को देखा। उसका एक्सप्रेशन इमीडिएटली सीरियस हो गया। हाँ, जब वो टाइम आएगा, मदर गॉडेस ऑफ डिप्रेविटी, मदर ट्री ऑफ डिजायर और सन ऑफ केओस और बाकी सारी आउटर डाइटीज इस प्लैनेट को इन्वेट करेंगी। भले ही गॉडेस एक ग्रेट ओल्ड वन बन जाए, वो उनमें से कितनों को विदस्टैंड नहीं कर पाएंगी। दूसरी सीक्वेंस शून्य डाइटीज साथ मिलकर एक या दो आउटर डाइटीज को बांध सकेंगी और वो भी एक मिरेकल माना जाएगा। एक से लड़ने के लिए 9 लगेंगे, या शायद उससे भी ज्यादा। क्लाइन की स्कैल्प टिंगल हुई, जैसे उसने एक बार फिर डिस्पेयर का मीनिंग एक्सपीरियंस किया। कोई ताज्जुब नहीं कि इसे एपोकैलिप्स कहा जाता था। इमोशंस में आए अपहीवल के साथ उसने इमीडिएटली फील किया कि प्राइमोर्डियल वन का मेंटल इम्प्रिंट स्ट्रेंथ हो गया और इसमें से ज्यादा ने उसे इरोड कर दिया जिसे एंकर्स ने जगह पर फिक्स किया था। क्लाइन ने जल्दी से खुद को काम किया और फ्रजाइल बैलेंस को फिर से रीअपियर होने दिया। यही कारण है कि अंडरग्राउंड से आने वाला करप्शन नेचुरली डिसिपेट हो जाएगा जब तक कोई इसे अप्रोच या रेसिस्ट नहीं करता। क्लाइन ने कुछ मिस्टिसिज्म नॉलेज रिकॉल की जो उसने पहले ग्रास्प की थी। योर एक्सीलेंसी, आप बिल्कुल सही हैं। ऑरेंज लाइट हिलेरियन ने अफर्मेटिव आंसर दिया। क्लाइन ने इमीडिएटली दूसरे कनेक्शंस बनाए। क्या इसका मतलब यह है कि कोई एपोकैलिप्स के जितना करीब होगा, एडवांस करना उतना ही आसान होगा? ये इसलिए है क्योंकि प्राइमोर्डियल वन की विल फेड हो रही है। उसका अवेकनिंग डिफिकल्ट हो जाएगा इस पॉइंट तक कि फिर नहीं जागेगा। रेड लाइट आयुर मोरिया ने एक मोमेंट के लिए सोचा और कहा, यही कारण है कि 7 डाइटीज ने अभी हाल तक वेट किया अबोव द सीक्वेंसेस पर अपनी साइट सेट करने के लिए कंक्रीट एक्शन लेने से पहले। हालांकि ओल्डेस्ट वन की विल डिसिपेट हो सकती है, लेकिन उनकी स्पिरिट हमेशा रहेगी। ये इरेज नहीं होगी जब तक पूरा यूनिवर्स सिंगुलैरिटी में रिटर्न ना हो जाए। इसलिए कॉरेस्पॉन्डिंग हाई लेवल एग्जिस्टेंसेस में अभी भी ओल्डेस्ट वन के उनमें अवेकन होने की पॉसिबिलिटी है। लेवल जितना हायर होगा, पॉसिबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। कॉरेस्पॉन्डिंग इन्फ्लुएंस और करप्शन और ज्यादा सीरियस हो जाएगा। सेंट जर्मन, जिसका चेहरा फेंट पर्पल ग्लो से सफ्यूज्ड था, जिससे वो काफी मिस्टीरियस लग रहा था, ने कहा, फॉर एग्जाम्पल मून और अर्थ पाथवे दोनों मदर गॉडेस ऑफ डिप्रेविटी से बिलोंग करते हैं। वो एक एग्जिस्टेंस है जो सारी आउटर डाइटीज के टॉप पर खड़ी है, तब भी जब उसके सेफिरा का एक पोर्शन यानी कि ब्रूड हाइव उससे रिप कर लिया गया है। यही केस रहता है। वो पूरे यूनिवर्स में सारी फेमिनिन फोर्सेस की सोवरेन है। जैसे ही सेंट जर्मेन ने यह कहा, ग्रीन लाइट सेरापिस अचानक हंसा। दरअसल 22 पाथवेज को केयरफुली एनालाइज करने के बाद आप डिस्कवर करेंगे कि मून और अर्थ पाथवेज दो सबसे कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। हे डेमोनस पाथवे ओल्डेस्ट वन के फेमिनिन साइड को रिप्रेजेंट करता है। रेड प्रीस्ट पाथवे मैस्कुलिन साइड को रिप्रेजेंट करता है। ये बैलेंस का एक डिफॉर्म्ड एस्पेक्ट फॉर्म करता है, लेकिन मून और अर्थ भी कॉरेस्पॉन्डिंग पाथवेज के बियॉन्डर्स को हाई सीक्वेंसेस पर फेमिनिन क्रिएचर्स में टर्न कर सकते हैं। कोई पाथवेज नहीं है जो उसे बैलेंस करें। क्लाइन को अपनी आईब्रो विंस करते देख ग्रीन लाइट, जिसके आर्टिस्ट जैसे लंबे बाल थे, ने स्माइल के साथ ऐड किया, अर्थ पाथवे का सीक्वेंस 2 डेसोलेट मैट्रियार्क है और मून पाथवे का सीक्वेंस एक ब्यूटी गॉडेस कहलाता है। इसलिए सैंग्विन के पास सिर्फ क्वींस हैं और कोई मेल प्रिंसेस नहीं। तो क्या एंशिएंट गॉडेस लिलिथ ओरिजिनली एक मेल और एक फीमेल थी? क्लाइन ने अंदर ही अंदर मंबल किया और थॉटफुली पूछा, प्राइमोर्डियल मून मदर गॉडेस ऑफ डिप्रेविटी है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर और कर्स जो कभी तोड़ा नहीं जा सकता, हमेशा एक ही सिक्के के 2 पहलू होते हैं। क्लाइन ने आह भरी। फोर्सफुली एक प्रॉब्लम को सप्रेस करते हुए जो उसके लेवल पर नहीं थी, उसने पूछा, क्या आप अटेंडेंट ऑफ मिस्ट्रीज का पोशन फॉर्मूला जानते हैं? अमेथिस्ट वाइल्डिंग सेंट जर्मन ने रिप्लाई किया, ऐसी नॉलेज के साथ एक कॉरेस्पॉन्डिंग मिस्ट्री अटैच्ड है। ये स्पिरिट वर्ल्ड में नहीं है, लेकिन हमारे ऑब्जर्वेशंस के अकॉर्डिंग अटेंडेंट ऑफ मिस्ट्रीज रिचुअल स्पिरिट वर्ल्ड से क्लोजली रिलेटेड होना चाहिए। ऑरेंज लाइट हिलेरियन इमीडिएटली क्लाइन पर मुस्कुराया। योर एक्सीलेंसी, अगर आपको किसी चीज की रिक्वायरमेंट है, हम अपना फुल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। ये फर्वर मुझे थोड़ा डरा रहा है, बिल्कुल एरोड्स को फेस करने जैसा। क्लाइन ने हल्का सा नोट किया और टॉपिक चेंज करने के लिए प्रिपेयर हुआ। कुछ कंसिडरेशन के बाद उसने सोलमली पूछा, क्या आप द सेलेस्टियल वर्दी ऑफ हेवन एंड अर्थ फॉर ब्लेसिंग्स को जानते हैं? उसने टाइटल को एल्विश यूज करके ट्रांसलेट किया। 7 लाइट्स इमीडिएटली साइलेंट हो गए। उन्होंने एक दूसरे को देखा और थोड़ी देर तक रिप्लाई नहीं किया। कुछ सेकंड्स बाद ऑरेंज लाइट हिलेरियन ने आह भरी। हम अभी भी श्योर नहीं हो सकते कि आप वो हैं या नहीं। वो एक ग्रेट ओल्ड वन थे जो प्रीवियस सिविलाइजेशन के एंड से लेकर फर्स्ट एपोक के मिड स्टेजेस तक एक्टिव थे। वो स्पिरिट वर्ल्ड के ऊपर ग्रेट रूलर हैं जिसकी हम बात करते हैं।
द सेलेस्टियल वर्दी ऑफ हेवन एंड अर्थ फॉर ब्लेसिंग्स वेस्टर्न कॉन्टिनेंट में उनका टाइटल है। दूसरा टाइटल है किंग ऑफ स्पेस टाइम, बीकन ऑफ डेस्टिनी, एम्बॉडीमेंट ऑफ सेफिरा कैसल, डोमिनेटर ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड। और इस पॉइंट पर ऑरेंज लाइट पॉज हुआ और बोला, लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज। चैप्टर 1272 स्प्रिंग। द किंग ऑफ स्पेस टाइम, बीकन ऑफ डेस्टिनी, एम्बॉडीमेंट ऑफ सेफिरा कैसल, डोमिनेटर ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड, लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज। तो एंशिएंट सन गॉड ने जिन मिस्ट्रीज का मेंशन किया था वो लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज को रेफर करता है। क्लाइन ने साइलेंटली इन टाइटल्स को रिपीट किया और अपने दिल में ट्रॉमा बढ़ता हुआ फील किया। उसे तुरंत एक सवाल सूझा और उसने कहने से पहले हेजिटेट किया। जो मैं जानता हूं उसके बेसिस पर पिछली सिविलाइजेशन खत्म होने से बहुत पहले द सेलेस्टियल वर्दी ऑफ हेवन एंड अर्थ फॉर ब्लेसिंग्स पहले ही अपीयर हो चुके थे। 7 लाइट्स के एक दूसरे को देखने के बाद थिन येलो लाइट वेनेथन, जो दूसरे स्पिरिट वर्ल्ड क्रिएचर्स की तरह ट्रांसलूसेंट था, ने आह भरी और कहा, हम उससे अवेयर नहीं थे। जब पिछली सिविलाइजेशन खत्म हुई तो पहले वाले 7 लाइट्स वाइप आउट हो गए थे जब ओल्डेस्ट वन जागे थे। हम वो प्योर लाइट्स हैं जो फर्स्ट एपोक के दौरान स्पिरिट वर्ल्ड से बॉर्न हुई थीं। हालांकि हमारे पास ग्रेट रूलर अबोव द स्पिरिट वर्ल्ड के बारे में कुछ गेसेस हैं। शायद ये तुम्हारे सवालों का जवाब दे सके। क्लाइन अटेंटिव हो गया। येलो लाइट वेनेथन ने बात जारी रखी। हमें शक है कि फर्स्ट एपोक में जो ग्रेट ओल्ड वंस एक्टिव थे वो आउटर डाइटीज थीं जो सीधे इस प्लैनेट की तरफ अट्रैक्ट हुई थीं। उनमें से कुछ सेफिरोट के रूप में जिंदा हो गई थीं। दूसरे शब्दों में कुछ ग्रेट ओल्ड वंस ओल्डेस्ट वन के इक्विवेलेंट थे, वो एम्बॉडीमेंट्स जिनमें वो स्प्लिट हुए थे। जो कुछ भी सेपरेट होता है वो डेफिनेटली कन्वर्ज होगा और जो कुछ भी कन्वर्ज होता है वो डेफिनेटली सेपरेट होगा। ये डिस्क्रिप्शन सिर्फ बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि ये ओल्डेस्ट वन हिमसेल्फ को भी रेफर करता है। चूंकि ज्यादातर सेफिरोट और कैरेक्टरिस्टिक्स इस सुप्रीम एग्जिस्टेंस से हैं, इसलिए कन्वर्जेंस के नेचुरल इंक्लिनेशंस हैं। और ओल्डेस्ट वन यूनिवर्स में सभी कॉन्ट्राडिक्शंस का समागम है। एक बार सेफिरोट और कैरेक्टरिस्टिक्स गैदर हो जाते हैं तो ये ऑलमोस्ट सर्टेनली सेपरेट हो जाएगा। क्या यह बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स के लॉ ऑफ कन्वर्जेंस का क्रक्स और ओरिजिन है? जिनी एक अनलकी आउटर डाइटी है जो इस वर्ल्ड की तरफ अट्रैक्ट हुई सिर्फ लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज को एनकाउंटर करने के लिए। क्लाइन ने हल्का सा नोट किया और इंटरप्ट नहीं किया। उसने पेशेंटली येलो लाइट के उनके गैसेस शेयर करने का वेट किया। लेमन येलो रोब पहने हुए वेनेथन ने क्लाइन को देखा और कहा, शायद ओल्डेस्ट वन को पहले ही नींद में अलग होने का इंक्लिनेशन था, इसलिए उनका माइंड अलग अलग हिस्सों में बट गया। उन्होंने रियल वर्ल्ड में सीक्रेटली इंटरफेयर करने और उस सेपरेशन के लिए प्रिपेयर करने के लिए अलग अलग टाइटल्स यूज किए जो उनकी बॉडी के जागने पर होना तय था। फॉर एग्जाम्पल, गॉड ऑलमाइटी या सेलेस्टियल वर्दी। एक रीजनेबल गेस ये मेरे कई डाउट्स एक्सप्लेन कर सकता है। क्लाइन ने इमीडिएटली एनलाइटेंड फील किया। उसने डेलिब्रेट किया और कहा, दूसरे शब्दों में तुम मानते हो कि ग्रेट रूलर अबोव द स्पिरिट वर्ल्ड ओल्डेस्ट वन का एक हिस्सा था। एक सर्टेन एक्सटेंट तक वो ओल्डेस्ट वन के इक्विवेलेंट है। बिल्कुल सही। ऑरेंज लाइट हिलेरियन ने क्लाइन को कंफर्ट करने से पहले एक अफर्मेटिव रेस्पॉन्स दिया। प्रेजेंट सिचुएशन के बेसिस पर ग्रेट रूलर भी ओल्डेस्ट वन के बाकी हिस्सों जैसा ही है। समय के साथ उनकी विल और पावर्स फेड हो गई हैं। योर एक्सीलेंसी, भले ही आप वो हों या नहीं, ये आपको एक सर्टेन लेवल का रेसिस्टेंस पुटअप करने से नहीं रोकता। अपनी बची हुई ह्यूमैनिटी को बनाए रखो और उनके साथ एक पर्टिकुलर बैलेंस तक पहुंचो। हे, सेपरेशन इनएविटेबल है। ये किस तरह का कंसोलेशन है? क्लाइन लैम्पून किए बिना नहीं रह सका। फिर उसे एक प्रॉब्लम रियलाइज हुई। चूंकि ओल्डेस्ट वन अलग अलग पार्ट्स में डिसोसिएट हो गए तो कॉरेस्पॉन्डिंग पाथवे के हाई सीक्वेंस बियॉन्डर की बॉडी में मेंटल इम्प्रिंट भी अलग अलग ग्रेट ओल्ड वन से बिलोंग करना चाहिए। अगर एंशिएंट सन गॉड की बॉडी में जागने वाला प्राइमोर्डियल वन वो गॉड ऑलमाइटी है जिसे 7 लाइट्स ने डिस्क्राइब किया, तो जब प्राइमोर्डियल वन का मेंटल इम्प्रिंट मुझे खाना शुरू करेगा तो वो कौन होगा? इस सवाल का जवाब बहुत ऑब्वियस था। सोचने की जरूरत के बिना क्लाइन इसका जवाब दे सकता था। द लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज, द डोमिनेटर ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड, द सेलेस्टियल वर्दी ऑफ हेवन एंड अर्थ फॉर ब्लेसिंग्स। दूसरे शब्दों में ऐसा नहीं था कि द सेलेस्टियल वर्दी ऑफ हेवन एंड अर्थ फॉर ब्लेसिंग्स ने कोई ट्रेसेस नहीं छोड़े थे जैसा कि वो पहले मानता था। वो पहले ही क्लाइन की बॉडी में जाग चुका था। फक। क्लाइन की पूरी बॉडी ठंडी पड़ गई। उसने इनएक्सप्लिकेबली वो एक्सपीरियंस किया जो एंशिएंट सन गॉड ने पहले फील किया था। उस मोमेंट पर वो बहुत वरिड था कि एक दिन वो अनजाने में कोई और बन जाएगा और फिर से जिंदा हुआ लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज, द सेलेस्टियल वर्दी ऑफ हेवन एंड अर्थ फॉर ब्लेसिंग्स बन जाएगा। हालांकि इस लेवल की अवेकनिंग वैसी ही है जैसी दूसरे एंजल्स ने एनकाउंटर की है। ये उतना स्ट्रॉन्ग और इरेजिस्टिबल नहीं है जितना मैंने इमेजिन किया था। ये इसलिए है क्योंकि मैं एंशिएंट सन गॉड से अलग हूँ। मैं एंजल के स्टेटस के साथ पैदा नहीं हुआ था या यूनिकनेस के कंट्रोल में भी नहीं।
मैं स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ा और मैं अलग अलग स्टेजेस में डाइजेशन कंप्लीट करने में एबल था। अगर ऐसा है तो मुझे उस ग्रेश व्हाइट फॉग को थैंक करना होगा जिसने कर्टेन को फॉरसेकन लैंड ऑफ द गॉड्स में भेजा। शायद इसमें किसी पर्टिकुलर या कई एग्जिस्टेंसेस की हेल्प इन्वॉल्व थी। हाँ, ये अभी भी सही नहीं है। मैं पहले ही सेफिरा कैसल का ओनर बन चुका हूँ। ऐसा कोई रीजन नहीं है कि जो करप्शन और कंटामिनेशन में सफर करता हूँ वो दूसरे सीक्वेंस दो एंजल्स जैसा ही हो। क्लाइन ने चुपके से अपना सर हिलाया। उसने सेवन लाइट से कॉरेस्पॉन्डिंग सवाल नहीं पूछा। उसके लिए ये उसके कोर सीक्रेट्स में से एक था। वो डेफिनेटली दूसरे एग्जिस्टेंसेस को ये नहीं जानने दे सकता था कि उसकी करंट स्टेट कैसी है। उसने अपना राइट हैंड उठाया और अपने मुंह पर रखा। उसने हल्के से खांसा। मैं मोटा मोटा समझ गया। सेवन लाइट्स के साथ चैट करने के बाद क्लाइंट खड़ा हुआ और उसने बो किया। जवाबों के लिए शुक्रिया। ये हमारा प्लेजर था। योर एक्सेलेंसी स्पिरिट वर्ल्ड के ऊपर ग्रेट रूलर के थ्रोन पर जितनी जल्दी हो सके लौटें। सेवन लाइट्स एक ही समय पर खड़े हो गए, उसे एक वार्म रिस्पॉन्स देते हुए। क्या वे मुझे कर्स करने की कोशिश कर रहे हैं? क्लाइंट ने खुद को टीज किया जैसे उसने पोलाइटली सेवन प्योर लाइट्स को विदा किया। उसके बाद उसने एक बार फिर टेलीपोर्ट एक्टिवेट किया और बैकलैंड की एक सुनसान गली में लौट आया। अपनी टॉप हैट को अपने सर पर दबाते हुए क्लाइंट सड़क पर नीचे टहलने लगा। सबसे पहली चीज जिसने उसका ध्यान खींचा वो थी हर तरह के लोगों की भीड़ और हलचल जिसने एक हीट वेव फॉर्म कर दी थी। कुछ लोगों ने लिनन के कपड़े पहने हुए थे जो लगभग 4 लोगों के ग्रुप्स में एबनॉर्मली टॉल पेड़ों को काट रहे थे। उनमें से कुछ ने एक टीम फॉर्म की जो सड़कों और घरों को रिपेयर करने में बिजी थे, जिन्हें ज्यादा डैमेज नहीं हुआ था। कुछ ने अपने हाथों में देसी पाइज और स्वीट आइस टी पकड़ी हुई थी जो उसके पास से ऐसे भाग रहे थे मानो वे अपने वर्कप्लेस पर जाने की जल्दी में हों। उनमें से कुछ कार्गो कैरेज चला रहे थे जो खाना, मीट और वेजिटेबल्स ले जा रहे थे, सभी अलग अलग डायरेक्शंस में जा रहे थे। हालांकि इनमें से ज्यादातर लोगों ने सिंपल कपड़े पहने थे जिनमें काफी टांके दिख रहे थे और उनके चेहरों पर अभी भी सुन्नपन और दर्द के साइन थे, लेकिन उनकी बॉडीज से जो वाइटैलिटी निकल रही थी वो क्लाइन की आंखों के सामने होप की लाइट में इंटरवीव होती लग रही थी। वे जीवन से टेनेशियसली भरे हुए थे। वे उस घास की तरह थे जो ठंडी सर्दियों के बाद पत्थरों को चीरने की अपनी पूरी कोशिश करती है। क्लाइन ने अपने कदम धीमे किए और इस हलचल भरे नजारे को गहराई से देखा। हालांकि उसने वॉर की बाद की स्टेजेस में ट्रेजेडी नहीं देखी थी, लेकिन उसने मिस जस्टिस और लियोनार्ड से काफी कुछ सीखा था। इसके अलावा वो पहले और भी डार्कर और रिप्रेस्ड फॉरसेकन लैंड ऑफ द गॉड्स में ट्रैवल कर रहा था। ये इनेविटेबल था कि उसने कुछ अनकंट्रोलेबल इमोशंस फील किए। स्प्रिंग आ गई थी। क्लाइंट का एक्सप्रेशन धीरे धीरे रिलैक्स हो गया और उसके होठों के कोने ऊपर मुड़ गए। वो गलियों और सड़कों से होता हुआ चला जो वॉर के बाद रिबिल्ड हुई थीं, और वो नॉर्थ बरो में सेंट सैमुअल कैथेड्रल तक गया। स्क्वायर गड्ढों से भरा हुआ था। वर्कर्स सफाई का पहला राउंड कर रहे थे। कबूतरों का एक छोटा झुंड लौट आया था और इस कभी फैमिलियर रहे एरिया में लैंड कर गया था। क्लाइन ने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कोई फेरी वाला नहीं मिला। वो बस इतना कर सकता था कि हिस्टोरिकल प्रोजेक्शंस को खाने के रूप में यूज करे और उसे फर्श पे बिखेर दे। जैसे ही कबूतर उड़कर आए, उसने स्क्वायर पार किया और कैथेड्रल में एंटर किया जहां बेल टॉवर रिपेयर किया जा रहा था। वो प्रेयर हॉल की फ्रंट प्यू में बैठ गया। उस सेक्रेड एम्बलम को देखते हुए जो तारों से घिरा हुआ क्रिम्सन मून था, क्लाइन ने अपनी हैट उतारी और अपने हाथ जोड़ लिए। उसने इस ट्रैंक्विल एनवायरनमेंट में अपनी आंखें बंद कर लीं। वो धीरे धीरे शांत हो गया, ऐसा फील करते हुए जैसे वो सचमुच प्रार्थना कर रहा हो। इसी पल लियोनार्ड, जिसके ब्लैक बाल बहुत लंबे थे और डार्कर ग्रीन आंखें थीं, ब्लैक ट्रेंच कोट और रेड ग्लव्स में गलियारे से नीचे आया। वो उसके करीब आया और उससे 2 स्पॉट दूर प्यू पर बैठ गया और प्रार्थना करने लगा। एब्सोल्यूट साइलेंस में क्लाइन ने अपनी आंखें खोली, खड़ा हुआ, अपनी हैट पहनी और लियोनार्ड के पास से गुजरा। जब वो दरवाजे पर पहुंचा, लियोनार्ड धीरे से उठा और पीछे पीछे चला। एक के बाद एक वे थोड़ी देर बाद स्क्वायर के एक कोने पर पहुंचे। लियोनार्ड ने जमीन पर मौजूद कुछ कबूतरों को देखा और ऐसा लगा जैसे खुद से बुदबुदाया, मैं पहले से ही नाइट हॉक्स का एक हाई रैंकिंग डीकन हूँ। अगले 2 दिनों में मैं कुछ स्टडीज के लिए होली कैथेड्रल लौटूंगा, साथ ही एक कॉरेस्पॉन्डिंग होली आर्टिफैक्ट ऑब्टेन करूंगा। वॉर की फाइनल स्टेजेस में उसने फ्रंटलाइंस पर सीक्वेंस 4 नाइट वॉचर के रूप में एडवांस किया था। तुम ज्यादा खुश नहीं लग रहे। क्लाइन, जो लियोनार्ड के बगल में खड़ा था, ने अपना सर नहीं घुमाया जैसे उसने कबूतरों को देखा। लियोनार्ड खुद की खिल्ली उड़ाते हुए हंसा। मुझे नाखुश होने का कोई हक नहीं है। मैं बस सोच रहा था कि बैटल ऑफ गॉड्स इतनी जल्दी खत्म हो गई और रिजल्ट अनएक्सपेक्टेड था। क्या इसका मतलब है कि पिछली हार और वो डिफिकल्टीज जो सबने सफर की, वो बस एक चारा थी? आज से पहले मेरे भी तुम्हारे जैसे ही व्यूज थे।
मैं भी पजल्ड और फ्रस्ट्रेटेड था, लेकिन अब मैं थोड़ा लॉस्ट हूँ। यह शायद एक नेसेसिटी रही हो। क्लाइन ने अपनी फीलिंग्स नहीं छिपाई। लियोनार्ड 2 सेकंड के लिए चुप हो गया इससे पहले कि उसने उस कबूतर को नीचे देखा जो उसके चारों ओर फुदक रहा था। ओल्ड मैन ने भी यही कहा था। क्लाइन के कुछ और कहने का वेट किए बिना उसने अपना सर घुमाया और अपने फॉर्मर कलीग को ग्लांस किया। तुम एंजल बन गए हो? पाले जोरोस ने उसे बताया था कि जो क्लाइन ने पहले किया था वो शायद उसके एंजल बनने के एडवांसमेंट की प्रिपरेशन के लिए था। हाँ, क्लाइन ने हल्का सा नोट किया। लेकिन इसमें कोई ग्लोरी या पावर नहीं है, सिर्फ दर्द, कर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्यों? लियोनार्ड ने सबकॉन्शियसली पूछा। क्लाइन ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने अपने पैरों के पास शैडो को नीचे देखा और स्क्वायर से बाहर जाने के लिए मुड़ा। कुछ कदम चलने के बाद उसने लियोनार्ड की तरफ अपनी पीठ की और खुद से बुदबुदाया, तुम्हें वो सेंटेंस अभी भी याद होना चाहिए। हम गार्जियंस हैं, लेकिन साथ ही ऐसे मिजरेबल रिचेस का झुंड भी जो लगातार थ्रेट्स और मैडनेस के खिलाफ लड़ रहे हैं। लियोनार्ड हक्का बक्का रह गया। कुछ सेकंड्स बाद वो क्लाइन को देखने के लिए मुड़ा, लेकिन उसे सिर्फ क्लाइन की पीठ दिखाई दी जो गली के कोने में गायब होने ही वाली थी। उसने हाफ टॉप हैट और ब्लैक ट्रेंच कोट पहना हुआ था। एक वूश के साथ जमीन पर बैठे कबूतर लाइट ब्लू आसमान में उड़ गए। चैप्टर 1273 द पुअर एरोड्स। क्लाइन ने बेंसन और मेलिसा को विजिट नहीं किया क्योंकि जिन मैटर्स में वो इन्वॉल्व था वो बहुत हाई लेवल के थे। अपने सिबलिंग्स को अप्रोच करना उनके लिए सिर्फ डिजास्टर लाएगा। उन एग्जिस्टेंसेस के लिए जो क्लाइन की ओरिजिनल आइडेंटिटी नहीं जानते थे, ऐसे एक्ट्स उन्हें बेंसन, मेलिसा और क्लाइन के बीच का रिलेशनशिप समझने में हेल्प करेंगे। क्लाइन के पास्ट एक्सपीरियंस को जानने के बाद ये उन्हें एक चीज कंफर्म कराएगा, क्लाइन ने अभी भी अपनी ह्यूमैनिटी मेंटेन की है और वो अभी भी अपनी फैमिली के बारे में बहुत कंसर्न है। इसलिए बेंसन और मेलिसा से दूर रहना प्रोटेक्शन का बेस्ट फॉर्म था जो वो उन्हें दे सकता था। ऑफ कोर्स, क्लाइन ने मिस जस्टिस के थ्रू अपने सिबलिंग्स की सिचुएशन पहले ही ग्रास्प कर ली थी। वॉर के दौरान बेंसन ने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में अपना एक्सपीरियंस और एबिलिटी डिस्प्ले की थी। उसे कई प्रमोशंस मिले थे और वो 5th डिपार्टमेंट का डिप्टी डायरेक्टर बन गया था और उसकी एनुअल सैलरी 300 पाउंड्स तक पहुंच गई थी। मेलिसा ने अपने मेंटर पोर्टलैंड मोमेंट का फेवर जीता था और उसे बियॉन्डर बनने का चांस दिया गया था। बैकलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी का चांसलर गॉड ऑफ स्टीम एंड मशीनरी का बिलीवर था, इसलिए वो बहुत पहले ही बियॉन्डर बन चुका था। वो करंटली एक सीक्वेंस 7 अप्रेजर था। वो चाहता था कि मेलिसा एक सीक्वेंस 9 सवेंट बने ताकि वो नॉलेज को बेहतर तरीके से एब्जॉर्ब कर सके और अपनी मेमोरी इंप्रूव कर सके। इसने मैकेनिकल डोमेन में उसके सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट के लिए एक गुड फाउंडेशन एस्टैब्लिश किया। ये मेलिसा का सीक्रेट था, लेकिन वो डेमिगॉड लेवल के स्पेक्टेटर से छिपने में एबल नहीं थी। इसके अलावा ऑड्रे ने डेफिनेटली क्लाइन को इन्फॉर्म किया था कि मेलिसा एग्री करने के लिए ज्यादा इंक्लाइन थी और अगले कुछ दिनों में डिसीजन ले लेगी। इस मैटर के टुवर्ड्स क्लाइन का एटीट्यूड एक टैसिट एक्विएसेंस, चुपचाप सहमति था। एक तरफ सवेंट पाथवे के एडवांसमेंट से गेन किया गया स्पिरिचुअल परसेप्शन एनहांसमेंट काफी लिमिटेड था। मेलिसा सचमुच वो नहीं सुनेगी या देखेगी जो उसे नहीं देखना चाहिए। दूसरी तरफ इम्पेंडिंग एपोकैलिप्स के साथ लो सीक्वेंस पोर्शन से होने वाला मैडनेस और डिक्रीज होगा। इसके अलावा वहां वो भी था, एक मिरेकल इन्वोकर जो उसके कंट्रोल लूज करने के रिस्क को लोअर करने में हेल्प कर सकता था। मशीनरी के एक एविड फैन के लिए एक सीक्वेंस 9 सवेंट होना काफी है। मोमेंट भी सेम एटीट्यूड शेयर करता है। वो नहीं चाहता कि एवरनाइट का एक बिलीवर चर्च ऑफ स्टीम से बहुत ज्यादा पोर्शंस ऑब्टेन करे। हाँ, एपोकैलिप्स अप्रोच कर रहा है और इनविजिबल बैरियर कमजोर हो रहा है। आउटर डाइटीज द्वारा इस वर्ल्ड का इंट्रूजन और ज्यादा ऑब्वियस हो जाएगा। ऑर्डिनरी लोगों के बियॉन्डर इंसिडेंट्स एनकाउंटर करने के चांसेस डेफिनेटली धीरे धीरे बढ़ेंगे। इस पॉइंट ऑफ व्यू से मेलिसा का बियॉन्डर बनना भी एक अच्छी बात है। अगर वो सक्सेसफुली सीक्वेंस 6 आर्टिजन या मशीनरी स्पेशलिस्ट तक एडवांस कर सकती है तो वो अपने ड्रीम्स फुलफिल कर सकती है और खुद को और बेंसन को प्रोटेक्ट कर सकती है। मैं मिस जस्टिस को एक अपॉर्चुनिटी ढूंढने के लिए कहूंगा ताकि वो मेलिसा को एक्टिंग मेथड डिस्क्रीट मैनर में डिस्क्लोज कर सकें। उसकी फ्यूचर ग्रोथ का एक्सटेंट उस पर डिपेंड करेगा। ज्यादा से ज्यादा मैं उसे कुछ गुड लक फॉर्मूलाज और इंग्रेडिएंट्स दे सकता हूँ। मैं सचमुच एक ओल्डर ब्रदर की तरह हूँ जो आसानी से रेस्ट नहीं कर सकता है। मैं शुरुआत से ही ऐसा रहा हूँ। क्या ये एक सर्टेन सेंस में विश ग्रांट करना काउंट होता है? वेट, मेलिसा डेफिनेटली विश करती है कि क्लाइन लाइफ में वापस आ जाए। अगर मैं उसके ठीक सामने चलूं तो क्या मुझे इनफ फीडबैक मिलेगा? रहने दो, ये उसके और बेंसन के लिए एक डेवस्टेटिंग डिजास्टर लाएगा। क्लाइन ने अपना सिर हिलाया और खुद को एक्सक्यूजेस बनाने से रोका। उसने फिर अपनी टॉप हैट को नीचे प्रेस किया और गलियों के रास्ते एक होटल की तरफ मुड़ा। उसने एक गोल्ड पाउंड निकाला और एक रूम लिया। गोल्ड पाउंड रियल था,
ये एक आइटम था जो क्लाइन कुछ टाइम पहले रियल वर्ल्ड में वापस लाया था। प्रीवियस वॉर में क्लाइन ने 14,800 पाउंड्स कैश, 14,200 पाउंड्स वर्थ के गोल्ड बार्स और करीब 20 हाई क्वालिटी जेम्स मिस जस्टिस के थ्रू डोनेट किए थे। जंग पाइल पर छोड़े गए सारे स्ट्रेंज आइटम्स के अलावा उसके पास सिर्फ 39 लो एंड गोल्ड कॉइन्स और 10 हाई क्वालिटी जेम्स बचे थे। होटल ओनर के सॉली और पैनीज में लौटाए गए चेंज को ग्लांस करते हुए क्लाइन ने उन्हें दूर रखा और फुल लेंथ मिरर तक वॉक करने से पहले रूम में एंटर किया। उसके ठीक बाद उसने एक पेन और पेपर निकाला और वो इनकेंटेशन ड्रॉ किया जो एरोड्स को समन करता था। सेकंड्स और मिनट्स बीते लेकिन कुछ भी एबनॉर्मल नहीं हुआ। फुल बॉडी मिरर साइलेंट रहा। कुछ सेकंड्स बाद क्लाइन चकल किया और अपनी आईब्रो ऊपर उठाई। उसने अपनी पॉकेट से एक गोल्ड कॉइन निकाला। डॉट डॉट डॉट। छुक छुक छुक। एक स्टीम लोकोमोटिव जो थिक स्मोक उगल रहा था रेल के अक्रॉस दौड़ा, कॉन्टिनेंट के वेस्ट की तरफ हेड करते हुए। डिशेवल्ड कैंसर और एक मशीनरी हाइव माइंड मेंबर एक पर्टिकुलर कैरेज में खड़े थे, जैसे उन्होंने अपने सामने मौजूद मेटल केज पर फोकस किया। इस मोमेंट पर मेटल केज जो स्पाइक से ओवरग्रोन था अचानक कांपने लगा। सिल्वर बोल्ट्स ऑफ लाइटनिंग कहीं से भी अपीयर हुए और एक के बाद एक लैंड हुए। वे सब मेटल केज द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए गए और रबर में रैप्ड कुछ वायर्स के थ्रू करंट स्टीम लोकोमोटिव के बाहर ग्राउंड में फ्लो कर गया, स्पार्क्स की एक लाइन ड्रैग करते हुए। बैंग बैंग बैंग। मेटल केज ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी इनविजिबल हैंड ने हिट किया हो, लेकिन वो बैरियर को ब्रेक करने में अनेबल था। मैजिक मिरर का रिएक्शन बहुत इंटेंस है। ये पास्ट में हमेशा बहुत क्वाइट रहा है। मशीनरी हाइव माइंड मेंबर जो पूछ रहा था वो काफी पजल था। केज के ऊपर मेटल स्पाइक्स हर तरह के मेनेसिंग वेज में बाहर की तरफ एक्सटेंडेड थे, डिम लाइट के साथ कोरुस्केट करते हुए। मशीनरी हाइव माइंड मेंबर, जिसके पास टिपिकल लोएनीज सिटीजन का लुक्स था, ने खिड़की से बाहर तेजी से गुजरते हुए प्लेन्स को देखा। वो हेल्प नहीं कर सका, पर पूछा, डीकन क्या आप इंटेस पहुंचने के बाद लोएन लौटने की प्लानिंग कर रहे हैं? वॉर खत्म होने के बाद चर्च ऑफ स्टीम, जिसने रॉन्ग साइड ली थी, के पास अपने एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस बियर करने के अलावा कोई चॉइस नहीं थी। उसे डेमीगॉड से ऊपर के सारे बियॉन्डर्स और ग्रेड 2 से ऊपर के सील्ड आर्टिफैक्ट्स को लोएन से बाहर ट्रांसफर करना था, एक टाइम पीरियड के अंदर जो एवरनाइट और स्टॉर्म के दो चर्चेस द्वारा सेट किया गया था। दूसरे शब्दों में उन्होंने अपना ओरिजिनल स्टेटस खो दिया था। फ्यूचर में वे सिर्फ स्मॉल नंबर ऑफ कैथेड्रल्स मेंटेन कर सकते थे, बिल्कुल लोएन में चर्च ऑफ अर्थ मदर की तरह। अगर ये फैक्ट न होता कि वहां बहुत सारे लोग थे जो गॉड ऑफ स्टीम एंड मशीनरी में बिलीव करते थे और उनमें से कुछ वॉर के बाद रिकंस्ट्रक्शन एफर्ट्स में की फिगर्स थे, तो चर्च ऑफ स्टीम शायद ऐसा ट्रीटमेंट रिटेन करने में एबल नहीं होता। सिमिलरली, स्मॉल नंबर ऑफ कैथेड्रल्स के लिए सिर्फ स्मॉल नंबर ऑफ मशीनरी हाइव माइंड मेंबर्स की रिक्वायरमेंट थी। लोएन में ज्यादातर बियॉन्डर्स को इंटिस माइग्रेट करना पड़ा। इकेंसर कुछ सेकंड्स के लिए साइलेंट हो गया, इससे पहले कि बिटरली स्माइल किया। मुझे आर्क बिशप्स के अरेंजमेंट्स पर ध्यान देना होगा, लेकिन मैं लोएन लौटने की रिक्वेस्ट करने के लिए इनिशिएटिव लूंगा। वहीं मेरा चाइल्डहुड, टीनेज और यंग एडल्ट लाइफ थी। वहां बहुत सारी मेमोरीज हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। जैसे वो बोला, उसकी गेज डिस्टेंट हो गई और ऐसा लगा जैसे उसे कैपिटल ऑफ कैपिटल्स दिखाई दे रही हो। ठीक उसी तरह जैसे मशीनरी हाइव माइंड का मेंबर जो अभी ट्रांसफर होकर आया था पूछने ही वाला था, उसने अचानक सुना कि स्लैमिंग साउंड्स अब्रप्टली रुक गए। ऐसा लगा जैसे ये किसी ऐसे फैक्टर से अफेक्ट हुआ हो जिसके अगेंस्ट ये रेसिस्टेंस पुटअप नहीं कर सकता था। क्या ये मैजिक मिरर का स्टाइल है? उसने पूछा। इकेंसर ने हल्का सा फ्राउन किया और कहा, नहीं। नॉर्मली स्पीकिंग इसमें 20 से 30 सेकेंड्स तक लास्ट करने की स्ट्रेंथ नहीं होनी चाहिए। कुछ तो गड़बड़ है। डीकन, चिंता मत करो। ट्रेन पर एक पावरफुल फिगर है, वो जो आर्क बिशप्स को आउटरैंक करता है। उसके बगल में मशीनरी हाइव माइंड मेंबर ने उसे इंडिफरेंटली कंसोल किया। स्टीम लोकोमोटिव पर बहुत सारे डेंजरस सील्ड आर्टिफैक्ट्स थे। उन्हें वॉच करने वाले पावरफुल फिगर के बिना डेफिनेटली प्रॉब्लम्स होती। इकेंसर ने नोट किया, इंडिकेट करते हुए कि वो चिंतित नहीं था। क्लाइन स्टीम लोकोमोटिव से 10 किलोमीटर से ज्यादा दूर एक कंज्योर्ड कैरेज में बैठा था जो एक हैमलेट गांव के पाथ पर था। उसके सामने एक मिरर था। जैसे ही उसने वो सिंबल आउटलाइन करना फिनिश किया जो कंसीलमेंट और मिस्ट्री प्राइंग का मिक्सचर था, लाइट की एक वेव ने मिरर को सफ्यूज किया, जैसे गोल्डन लोएनीज टेक्स्ट अपीयर हुआ। एक्सॉल्टेड ग्रेट मास्टर, आप फाइनली यहाँ हैं। आपका प्यूनी, लॉयल और पुअर सर्वेंट एरोड्स आपको मिस करता है। क्लाइन इस लाइन के पीछे के एंथुसियाज्म को एक्सेप्ट नहीं कर सका, जैसे वो इंडिसर्नेबली ना दिखाई देने वाले तरीके से पीछे श्रिंक हुआ। अगर एरोड्स के फेवर करी करने के प्रीवियस अटेम्प्ट्स अभी भी डिग्निटी का हिंट मेंटेन करते थे, तो अब ये पूरी तरह उसके ऊपर फोनिंग चौपलूसी कर रहा था। क्लाइन रोने का हिंट भी डिटेक्ट कर सकता था।
ट्रायर में एमोरस न्यूज पॉपअप होने की फ्रीक्वेंसी बैकलून के कंपैरिजन में बहुत हायर है। ये एक ऐसी जगह होनी चाहिए जिसके आप शौकीन हैं। क्लाइंट ने स्माइल के साथ एरोड्स को टीज किया। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप ट्रायर नहीं जाना चाहते। मिरर के सरफेस पर गोल्डन वर्ड्स ने अपने कलर्स फेड कर दिए, एक फेंट सिल्वर में टर्न होते हुए। क्लाइंट ने सीक्रेटली अपनी जीभ क्लिक की। मुझे तुमसे कुछ पूछना है। प्लीज पूछिए, एरोड्स ने हम्बली रिप्लाई किया। क्या तुम जानते हो कि अर्थ मदर कौन है? क्लाइंट स्ट्रेट पॉइंट पर गया। मिरर इंस्टेंटली डार्क हो गया, जैसे फेंट सिल्वर वर्ड्स पैलिश वाइट हो गए। मुझे नहीं पता, लेकिन गॉड्स की वॉर के दौरान मैंने टेनेब्रस हेवन के डीप अंदर से एक आवाज सुनी थी। उन्होंने एक नाम शाउट किया। वो ANGUINE एंसेस्टर का ट्रू नेम है। ये मैजिक मिरर लिलिथ का नाम डायरेक्टली प्रेजेंट करने की हिम्मत नहीं कर सका। लिलिथ? ये एक्चुअली लिलिथ है। क्लाइंट सरप्राइज था, लेकिन उसने ये भी फील किया कि इसने उसके कई सवालों का जवाब दे दिया। फिर उसने द मून एमलिन के बारे में सोचा। ये वैम्पायर सर्कल्स में जाता रहा, हर तरह के डेवलपमेंट्स इमेजिन करते हुए, सिर्फ अपना फेथ कभी चेंज ना करने के लिए। अगर एमलिन के पास एंडरसन की पर्सनालिटी होती तो वो डेफिनेटली ANGUINE के ग्रैंड ड्यूक और मार्क्वेसेस से कहता, हे, क्या तुम लोग भी मदर गॉडेस में बिलीव करने वाले हो? जैसे क्लाइंट ने फनी सीन इमेजिन किया, उसने एरोड से कहा, अब पूछने की तुम्हारी टर्न है। सुप्रीम मास्टर, प्लीज पूछना कंटिन्यू रखिए। मैं एंड की तरफ ये सब एक बार में पूछ लूंगा। पैलिश वाइट वर्ड्स ने अपना फेंट सिल्वर लस्टर रिगेन कर लिया। क्लाइंट ने कहने से पहले एक मोमेंट के लिए सोचा, अब सिचुएशन कैसी है? फॉर एग्जाम्पल, फेसाक में सिचुएशन। चैप्टर 1274, द स्टेबलाइजेशन ऑफ द सिचुएशन। मिरर के सरफेस पर एक्वस लाइट के बीच सिल्वर वर्ड्स एक के बाद एक सरफेस हुए। चर्च ऑफ द गॉड ऑफ कॉम्बैट और फेसाक मिलिट्री के उन बियॉन्डर्स को अडॉप्ट करो जो अपनी लॉयल्टी प्लेस करने के लिए विलिंग है। सिर्फ एक्सट्रीमली पायस, फेथफुल और जो मार्टियर्स बनने के लिए विलिंग हैं, साथ ही चर्च के कुछ मिड और अपर एशेलॉन मेंबर्स को एलिमिनेट किया जाना है। ये गॉडेस की बेनेवोलेंस और कंपैशन दोनों है, साथ ही सब्सेक्वेंट सिचुएशन से डील करने के लिए नेसेसरी मेजर्स भी। एपोकैलिप्स अप्रोच कर रहा है। दुनिया भर में बियॉन्डर इंसिडेंट्स का नंबर इनएविटेबली इंक्रीज होगा। दुनिया की स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए हमें अपनी स्ट्रेंथ जितनी जल्दी हो सके इंक्रीज करने के लिए अपना बेस्ट करना होगा। अगर हम चर्च ऑफ द गॉड ऑफ कॉम्बैट और फेसाक मिलिट्री के बियॉन्डर्स को कल करें, उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑब्टेन करें, तो ये हमें कुछ सालों के अंदर सेम लेवल के बियॉन्डर को नर्चर करने में ऐड नहीं करता। रिच एक्सपीरियंस वाले बियॉन्डर को, चाहे वो पोर्शन डाइजेस्ट करना हो या एक्यूमुलेटेड नॉलेज हो, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम की रिक्वायरमेंट होती है। ये देखकर क्लाइंट अंदर ही अंदर बुदबुदाया। उसे लगा कि ये एरोड्स का यूजुअल टोन नहीं था। ये एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट की तरह ज्यादा था। ये अननोन ऑरिजिन्स के डॉक्यूमेंट्स दिखा रहा है जो इसने पीप किए। डाइजेस्टिंग जैसे वर्ड्स यूज करके, इसका मतलब है कि राइटर और रीडर दोनों ने एक्टिंग मेथड मास्टर कर लिया है। और डॉक्यूमेंट के टोन से ये चर्च ऑफ एवरनाइट से है। इन दो पॉइंट्स के बेसिस पर यह बताना डिफिकल्ट नहीं है कि ये डॉक्यूमेंट्स आर्कबिशप्स और हाई रैंकिंग डीकन्स की आंखों के लिए हैं। ऑथर कैथेड्रल ऑफ सेरेनिटी से अपोस्टोलिक सी होना चाहिए। एरोड्स की सीक्रेट प्राइंग एबिलिटीज बहुत इंप्रेसिव हैं। क्लाइंट ने इंडिसर्नेबली नोट किया, जैसे उसने मिरर में कंटेंट्स के पेज फ्लिप होने का वेट किया। सिल्वर वर्ड्स एक के बाद एक गायब हो गए, जल्दी से नए सेंटेंसेस और पैराग्राफ्स फॉर्म करते हुए। इस फैक्ट को स्प्रेड करने की कोई जरूरत नहीं है कि गॉडेस ने फेसाक के ऑर्डिनरी नोबल्स और सिटीजन्स के लिए गॉड ऑफ कॉम्बैट को रिप्लेस कर दिया है। ये उन्हें गॉड ऑफ कॉम्बैट में अपना फेथ रिटेन करने की परमिशन देता है। एक तरफ ये हमारे और प्रीस्ट्स, बिशप्स और वेरियस मेजर कैथेड्रल्स के लिए बेनिफिशियल है जिन्होंने हमें सरेंडर कर दिया है। ये फेसाक की सिचुएशन को क्विकमेस्ट वे में स्टेबलाइज करेगा। दूसरी तरफ ये गॉडेस को फेथ के अनरिसॉल्वेबल प्रॉब्लम से डिस्टर्ब होने से भी रोकता है, इससे पहले कि वो गॉड ऑफ कॉम्बैट की अथॉरिटी का पूरा कंट्रोल गेन करें। एक नया रेवलेशन दिए जाने के बाद एक अपडेट डिसेमिनेट किया जाएगा। अभी हम सिर्फ कॉरेस्पॉन्डिंग ड्राफ्ट ड्रॉ करेंगे। फेसाक और दूसरी कंट्रीज के स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस को इंसाइट न करने की कोशिश करो। हमने बहुत सारे बियॉन्डर्स और सोल्जर्स खो दिए हैं और हमने लार्ज अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज और आइटम्स एक्सपेंड किए हैं। चाहे वो चर्च हो, कंट्रीज हो या डिफरेंट क्लासेस के लोग, हम सब बहुत वीक हैं। रिकवर करने के लिए हमें कुछ टाइम की पीस और स्टेबिलिटी की जरूरत है। हमें चर्च ऑफ स्टॉर्म्स, चर्च ऑफ नॉलेज, चर्च ऑफ अर्थ मदर, फेनापोटर या लैंडबर्ग जैसी कंट्रीज के साथ काम करना चाहिए। हम इंटिस और फेसाक को अनकंडीशनल सरेंडर करने के लिए फोर्स करेंगे। हम वो ऑब्टेन करेंगे जो हम नेगोशिएशन टेबल पर होप करते हैं। इस प्रोसेस के दौरान हम उन पर प्रेशर डालने के लिए स्टबर्न ओल्ड फैशन फेथफुल की पर्जिंग का यूज कर सकते हैं।
डोमेस्टिक सिचुएशन और चर्च ऑफ स्टीम द्वारा पीछे छोड़े गए वॉइड को फिल करने से डील करते समय चर्च ऑफ स्टॉर्म्स को इनफ रेस्पेक्ट दी जानी चाहिए। हम सर्टेन मैटर्स पर कंसेशंस भी कर सकते हैं। ये गॉडेस की विल है। फाइनली इस मोमेंट से आगे सर्मन्स, प्रीचिंग, रिचुअल्स और मैसेज में क्रिम्सन मून के अपीयर होने का नंबर रिड्यूस किया जाना चाहिए। ऑफिशियल कैनन में गॉडेस का टाइटल लेडी ऑफ क्रिम्सन अब मेंशन नहीं किया जाएगा। लेडी ऑफ क्रिम्सन अब मेंशन नहीं किया जाएगा। क्लाइन की ब्रो स्विच हुई, जैसे उसने आखिरी सेंटेंस के टुवर्ड्स कंफ्यूजन का स्ट्रॉन्ग सेंस फील किया। जल्द ही उसने से ANGUINE एंसेस्टर, सेकेंड एपोक के एंशिएंट गॉड और प्रेजेंट अर्थ मदर लिलिथ के बारे में सोचा, जो कभी मून पाथवे की सीक्वेंस शून्य थी। वो ट्रू लेडी ऑफ क्रिम्सन थी। एनलाइटनमेंट के एक मोमेंट में वो वेगली समझ गया कि ये टेबल के नीचे एक एक्सचेंज हो सकता है। ये एक नेसेसरी प्राइस थी। हाँ, गॉडेस का एटीट्यूड बहुत क्लियर है। वो ये है कि सिचुएशन को जितनी जल्दी हो सके स्टेबलाइज किया जाए, इससे पहले कि वो डेथ और गॉड ऑफ कॉम्बैट की अथॉरिटी को ट्रूसी कंट्रोल करें और एक ग्रेट ओल्ड वन बने। वो अनडाउटेडली नहीं चाहती कि कोई और ऑर्थोडॉक्स देवता पेरिश हो। अगर ऐसा हुआ तो प्राइमोडियल वन द्वारा पीछे छोड़ा गया इनविजिबल बैरियर मेंड करने के लिए कोई नहीं होगा। यह आउटर डाइटीज को एपोकैलिप्स को आगे लाने के लिए अपॉर्चुनिटी फाइंड करने का मौका देगा। साथ ही लोइन की प्रेजेंट सिचुएशन के बेसिस पर अगर हम वॉर कंटिन्यू रखते हैं तो एंकर्स और ज्यादा वेवर करेंगे। यह गॉडेस में प्राइमोडियल वन के अवेकनिंग को लीड कर सकता है। गॉडेस ने फ्रंटलाइन को बैकलून तक पीछे हटाकर एक ह्यूज रिस्क लिया। उन्हें प्राइमोडियल वन को सप्रेस करने के लिए और ज्यादा स्ट्रेंथ डाइवर्ट करनी पड़ी। अगर अर्थ मदर ने उन्हें बिट्रे किया होता तो वो शायद गॉड ऑफ कॉम्बैट से भी ज्यादा तेजी से पेरिश हो जाती। ओ, क्या उनके पास दूसरे ट्रम्प कार्ड्स हो सकते हैं? चर्च ऑफ द एवरनाइट गॉडेस और चर्च ऑफ स्टॉर्म्स ने जो लॉसेस सफर किए हैं वे काफी सिग्निफिकेंट लगते हैं। कोई ताज्जुब नहीं कि रेजिस्टेंस द्वारा कॉरेस्पॉन्डिंग कैथेड्रल्स को रिटेन करने और स्टॉर्म रिलीजन को रिस्पेक्ट देने के अनाउंसमेंट के बाद इरेसिबल फेलोज के उस बंच ने रिटालिएट करने का अटेम्प्ट नहीं किया और उन्होंने साइलेंटली न्यू गवर्नमेंट के एस्टेब्लिशमेंट के लिए एग्री कर लिया। क्लाइन ने खुद से बुदबुदाया, क्योंकि उसके पास करंट सिचुएशन का रफ आइडिया था। उसने तीसरा सवाल पूछा, अगर एवरनाइट गॉडेस और आगे एडवांस करना चाहती हैं तो क्या उन्हें रिवर ऑफ इटर्नल डार्कनेस फाइंड करने की जरूरत है? ये 9 सेफिरॉट में से एक था। क्लाइन को याद आया कि एरोड्स ने एक बार इसे मेंशन किया था, ये कहते हुए कि ये रिवर एंशिएंट डेथ, फिनिक्स एंसेस्टर, ग्रेगरस से रिलेटेड थी। क्लूज स्पिरिट वर्ल्ड की कॉल्डरॉन सिटी में डीप छिपे हुए लग रहे थे। हाँ ग्रेट मास्टर, सिल्वर वर्ड्स ट्विस्ट और डिस्टॉर्ट हुए, नया टेक्स्ट फॉर्म करते हुए। फोर्थ एपोक के एंड में डेथ को रिवर ऑफ इटर्नल डार्कनेस यूज करने में एबल होना चाहिए था। उन्होंने इस सैफिरा को नॉन नेबरिंग पाथवेज की यूनिकनेस को फोर्सफुली एकोमोडेट करने के लिए यूज करने का अटेम्प्ट किया। फिर वो पागल हो गए। तो डेथ उस समय ऐसे पागल हुए थे। मैं ये जानता था, एक सीक्वेंस शून्य ट्रू गॉड जिसने 3 एपॉक्स जिए हैं और ब्लास्फेमी स्लेट देखी है, उसमें कॉमन सेंस की कमी नहीं होगी और वो रैंडमली पोशंस ड्रिंक नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि वो एलिस्टा ट्यूडर हैं जो मैडनेस या डेथ के ऑप्शंस तक पहुंच गए हों। कोई ताज्जुब नहीं कि डेथ ने फ्रैक्चर्ड 7 डाइटीज को सिर्फ एक प्राइमोडियल डेमोनस के साथ चैलेंज किया। बैक देन वो हाफ ग्रेट ओल्ड वन के इक्विवेलेंट थे। हाँ, मिस्टर एजिक के पास एक गोल्डन फिनिक्स एक्सेसरी थी जो डेथ से आई थी। क्लाइन ने सर्टेन मैटर्स को एक साथ जोड़ा। अचानक उसने अंदर ही अंदर एक एक्सक्लेमेशन दिया। उसे सस्पेक्ट हुआ कि इतने सारे बेस्टोमेंट्स की प्राइस रिवर ऑफ इटर्नल डार्कनेस थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे ट्रू क्रिएटर ने उसे बार बार टॉलरेट किया था ताकि उसे जाइंट किंग्स रेजिडेंस में फोर्स करके फर्स्ट ब्लास्फेमी स्लेट ऑब्टेन कर सके। सेफिरा कैसल के ओनर के रूप में वो शायद एकमात्र रिलेटिवली हाई सीक्वेंस बियॉन्डर था जो दूसरे सेफिरॉट के करप्शन को रेसिस्ट कर सकता था। ऑफ कोर्स एवरनाइट गॉडेस एक डेकेड या उससे ज्यादा वेट कर सकती थी। प्राइमोडियल वन की विल और फेड होने के बाद वो पर्सनली इसे रिट्रीव कर सकती थी। हालांकि इस तरह क्लाइन श्योर नहीं था कि क्या वो एपोकैलिप्स होने से पहले रिचुअल कंप्लीट कर पाएंगी। उसने खुद को कंपोज किया और चौथा सवाल उठाया, मुझे अटेंडेंट ऑफ मिस्ट्रीज का पोशन फॉर्मूला कहाँ मिल सकता है? एरोड्स ने सिल्वर वर्ड्स को ब्रांड न्यू कंटेंट में रीअसेंबल किया। जरातुल, फर्स्ट ब्लास्फेमी स्लेट, सेकंड ब्लास्फेमी स्लेट, कार्ड ऑफ ब्लास्फेमी, द फूल यूनिकनेस जो एक मिथिकल क्रिएचर बन गई है। फर्स्ट चॉइस और सेकंड चॉइस मेरे अगेंस्ट प्लॉटिंग कर रहे हो सकते हैं। जरातुल डार्क डेमोनिक वुल्फ से भी ज्यादा टेरिफाइंग और कनिंग है। अगर मैं उनके अगेंस्ट प्लॉट करूं तो मेरे उनके ट्रैप में गिरने का हाई चांस है। डेंजर एक्सट्रीमली हाई है। थर्ड चॉइस आमोन का भाई है। उसे विजनरी बनने के लिए इस वॉर को यूज करना चाहिए था। अगर मैं उसे प्रोवोके करूं तो सेफिरा कैसल मुझे बचाने में एबल नहीं हो सकता। फोर्थ और फिफ्थ ऑप्शंस एंटीगोनस फैमिली के हाफ फूल से रिलेटेड हैं।
ये गॉडेस के फॉगी टाउन से रिलेटेड है। वो गॉडेस के पास हाफ फूल के अराउंड सर्कल करने और कार्ड ऑफ ब्लास्फेमी एक्सट्रैक्ट करने का तरीका होना चाहिए, लेकिन शायद मुझे इसके लिए एक्सचेंज करने के लिए रिवर ऑफ इटर्नल डार्कनेस यूज करने की जरूरत होगी। क्लाइन को रियलाइज हुआ कि वो एक डेड एंड पे पहुंच गया था। आगे का रास्ता रिवर ऑफ इटर्नल डार्कनेस था और उसके पीछे सीक्रेट ऑर्डर का लीडर जरातुल था। अनफॉर्चुनेटली, अगर मैं डार्क डेमोनिक वुल्फ को फाइंड कर सकूं तो मैं उनके साथ नेगोशिएट करने की कोशिश कर सकता हूं। उन्होंने फर्स्ट ब्लास्फेमी स्लेट देखी होगी और अटेंडेंट ऑफ मिस्ट्रीज का पोशन फॉर्मूला ग्रास्प किया होगा। साय, वो मुझे स्मेल करते ही बहुत दूर भाग जाएंगे। क्लाइन ने एक मोमेंट के लिए सोचा और एरोड से कहा, 5वां सवाल, तुम्हारा क्या मतलब था जब तुमने कहा कि तुमने मुझसे एक पिलर और सपोर्ट देखा? मिरर में एक्वस लाइट थोड़ी स्वर्ल हुई, जैसे डीपनेस और ऑब्वियस हो गई। कॉरेस्पॉन्डिंग सिल्वर टेक्स्ट थोड़ा और वाइट होता लग रहा था। ग्रेट मास्टर, ये एक फीलिंग है जिसे मैं वर्ड्स यूज करके डिस्क्राइब नहीं कर सकता। हालांकि मैंने पहले दूसरे एग्जिस्टेंस में सिमिलर फीलिंग्स एक्सपीरियंस की हैं। उनके अलावा सिर्फ आप इसे पजेस करते हैं। वो एग्जिस्टेंस एंशिएंट सन गॉड है। द एंशिएंट सन गॉड? क्लाइन ने थॉट में नोट किया। ठीक है, पूछने की तुम्हारी टर्न है। मिरर के सरफेस पर सिल्वर स्क्रीन पर वर्ड्स अचानक गोल्डन हो गए। सुप्रीम मास्टर, क्या आपको लगता है कि आप अपने लॉयल और हम्बल सर्वेंट एरोड्स को ले जा सकते हैं? डॉट डॉट डॉट। ये सवाल एक रो में 5 बार अपीयर हुआ, मिरर के सरफेस को पूरी तरह कवर करते हुए। एक एंजल बनने के बाद क्लाइन अब एरोड्स से नहीं डरता था। कुछ सेकंड सोचने के बाद वो मुस्कुराया और बोला, मुझे उस एंजल से बात करने दो। यह बेसिक कर्टसी है। एक बूम के साथ डिफरेंट कलर्स के इल्यूसरी बीम्स मिरर से बाहर निकले और कैरेज में फायरवर्क्स में एक्सप्लोड हो गए। ऑलमोस्ट सेम टाइम पर लाइट की 2 डार्क रेज मिरर के एज से बाहर निकली। 2 आर्म्स जो सरियल लग रहे थे बाहर उगे। 2 आर्म्स ओरिजिनली क्लाइन के काफ तक पहुंचना चाहते थे, लेकिन वे साइलेंटली पीछे श्रिंक हुए और स्पॉट पे जेंटली स्वे होने लगे। प्रेज द सुप्रीम मास्टर। फायरवर्क्स गिरने के बाद मिरर में एक गोल्डन मैसेज अपीयर हुआ। डॉट डॉट डॉट। स्टीम लोकोमोटिव के मिडिल सेक्शन में एक सिंपल रूम में एक टॉल और हैंडसम यंग मैन जिसके लंबे चेस्टनट बाल थे, एक हार्डवुड चेयर पर बैठा था। ट्रायंगुलर सेक्रेड एम्बलम को फेस करते हुए उसने अपने हाथ क्लासअप किए और अपनी आंखें बंद की, जैसे उसने सिंसियरली प्रेयर की। नैरो टेबल के साइड में मेटल कंपोनेंट से बना एक मैनेक्विन था। मैनेक्विन के पीछे एक फेंट मेज्ड ग्लो थी। अचानक यंग मैन ने अपनी आंखें खोली और दूसरी साइड की तरफ देखा। कोई वहां अपीयर हुआ था और यंग मैन की ब्लू आंखों में फिगर सिर्फ एक पर्सन जैसा लग रहा था। एसेंस में ये एक सिल्क टॉप हैट और ब्लैक ट्रेंच कोट पहने हुए एक इनविजिबल वॉटेक्स था। वॉटेक्स के अंदर क्लस्टर में स्क्वर्म करते हुए ट्रांसपेरेंट और डिस्टॉर्टेड मैगॉट्स थे। गेयरमैन स्पैरो। यंग मैन ने कामली एक नाम पढ़ा। उसके चारों ओर सारे आइटम्स ऊपर फ्लोट हुए, लेकिन रूम में कोई हवा नहीं थी। क्लाइन ने अपनी टॉप हैट को प्रेस किया और अपना ह्यूमन फेस रिवील किया। मैं आपको कैसे एड्रेस कर सकता हूं? यंग मैन ने हल्का सा नोट किया और कहा, बोर्नोवा गुस्ताव। चैप्टर 1275, एक नई जर्नी। बोर्नोवा गुस्ताव। क्लाइन की नजर उस यंग मैन के चेहरे पर गई और फिर फ्लोटिंग आइटम्स और मेटालिक कंपोनेंट से बने मैनेक्विन पर जाकर रुकी। मैनेक्विन का स्टाइल तो पोस्ट मॉडर्न है, यहाँ के फिजिकल लॉज थोड़े बदले हुए लग रहे हैं। क्लाइन ने सोच में नोट किया। मैं मिरर ले जाना चाहता हूं। उसने बहुत ऑनेस्टली अपनी रिक्वेस्ट रखी। बोर्नोवा का एक्सप्रेशन नहीं बदला, जैसे वो बस एक पपेट हो। तुम एवरनाइट के ब्लेस्ड हो? मुझे तो ऐसा ही लगता है, क्लाइन ने स्माइल के साथ कहा। बोर्नोवा ने नोट किया। तो इसे ले जाओ। इसे लग रहा है कि मैं चर्च ऑफ एवरनाइट के लिए वॉर के स्पॉइल्स मांग रहा हूं। क्लाइन ने एक्सप्लेन नहीं किया, बस पोलाइटली अपनी हैट उतारी और हल्का सा बो किया। बहुत बहुत शुक्रिया। बोलते ही क्लाइन का फिगर सडनली फेड हुआ और गायब हो गया। वो सिर्फ एक हिस्टोरिकल वॉइड प्रोजेक्शन के फॉर्म में आया था। उसके बाद उस कैरेज में जहां इकेंसर और मशीनरी हाइव माइंड मेंबर थे, कुछ नहीं हुआ। बेशक वे सिर्फ एक हिस्टोरिकल सीन में सिचुएटेड थे और एक्चुअल सिचुएशन को उनकी नॉलेज के बिना कवर अप कर दिया गया था। 10 किलोमीटर से ज्यादा दूर एक कैरेज पर क्लाइन के हाथ में अचानक एक मिरर अपीयर हुआ। ये सिल्वर कलर का था और इसके बैक पर पैटर्न्स एंशिएंट और मिस्टीरियस थे। दोनों साइड्स पर एक आईलाइक ऑर्नामेंट था। बोलना मत, क्लाइन ने मिरर में देखा और एक सिंपल इंस्ट्रक्शन दिया। यस सुप्रीम मास्टर। मिरर की गहराई से सिल्वर वर्ड सरफेस हुए। क्लाइन ने इमीडिएटली पेन और पेपर निकाला और मैजिक मिरर को बैकिंग की तरह यूज करके लिखने लगा। उसने एक मोमेंट के लिए सोचा और एक फेंट स्माइल के साथ लिखा, डियर मिस्टर एजिक।
ऐसा लगता है कि मैंने आपको काफी टाइम से नहीं लिखा, क्योंकि मैं फॉरसेकन लैंड ऑफ द गॉड्स गया था और एक वंडरफुल जर्नी पर था। वहां सिर्फ दो टाइप्स के लिविंग क्रिएचर्स हैं, या तो लिविंग सेंटिएंट क्रिएचर्स या मॉन्स्टर्स। वो सेंटिएंट बीइंग्स या तो कोई कर्स बियर करते हैं, या उनमें ऑब्वियस फिजिकल म्यूटेशंस हैं। वो मेरी इमेजिनेशन से भी ज्यादा ट्रेजिक हैं। मैंने उनकी हेल्प करने की कोशिश की। ये सिर्फ रिचुअल के लिए नहीं था, या मेरे एंकर्स के लिए, या मेरे सिंपैथेटिक हार्ट को सेटिस्फाई करने के लिए। इसका अपना ही मीनिंग है। सफरिंग को साइड में रखें तो फॉरसेकन लैंड ऑफ द गॉड्स की सिचुएशन आउटसाइड वर्ल्ड से कंप्लीटली डिफरेंट है। ये ब्लैक थीम वाली ऑयल पेंटिंग जैसा है। सरप्राइजिंग बात यह है कि आर्टिफिशियल डेथ वहां के अनडाइंग क्रिएचर्स को इन्फ्लुएंस कर सकता है। मैं तब बहुत कंफ्यूज था, लेकिन आज मुझे फाइनली एक गेस मिला है। मुझे सस्पेक्ट है कि ये रिवर ऑफ इटर्नल डार्कनेस से रिलेटेड है, जो 9 सेफिरोट में से एक है। ये मुझे स्पिरिट वर्ल्ड की कॉल्डरॉन सिटी की याद दिलाता है। मुझे वो गोल्डन फिनिक्स एक्सेसरी याद आ रही है जो आपने मेंशन की थी। र्यूमर है कि फिनिक्स एंसेस्टर फोर्थ एपोक का डेथ रिवर ऑफ इटर्नल डार्कनेस को एक सर्टेन एक्सटेंट तक यूज कर सकता था। मुझे वंडर है कि क्या आप इसके बारे में कुछ जानते हैं। वॉर, जो 1 साल से ज्यादा चली, फाइनली एंड हो गई है। एवरनाइट गॉडेस ने एंड में विक्ट्री क्लिंच की और गॉड ऑफ कॉम्बैट पेरिश हो गए। मुझे बिलीव है कि आपके लेवल और स्टेटस के साथ आपको पता होगा कि इसका क्या मतलब है। चाहे कुछ भी हो, लॉन्ग अवेटेड पीस फाइनली आ गई है। लोग ग्रेजुअली अपनी नॉर्मल लाइव्स में रिटर्न कर रहे हैं। ये एक ऐसा सीन है जो मैं देखना पसंद करता हूँ, लेकिन कुछ वुड्स शायद कभी न भरें। मुझे नहीं पता कि एपोकैलिप्स टाइम पर आएगा या नहीं, और मुझे नहीं पता कि आप कब जागेंगे। मैं बस होप कर सकता हूँ कि सब कुछ राइट डायरेक्शन में हेडिंग कर रहा है। फाइनली मैं कुछ ट्रिवियल मेंशन करता हूँ। मैं पहले ही सीक्वेंस 2 पर एडवांस कर चुका हूँ और अब एक मिराकल इन्वोकर हूँ। ये एक कर्स और होप दोनों है। आई विश यू वेल। आपका इटर्नल स्टूडेंट, क्लाइन मोरेटी। लिखना फिनिश करने के बाद क्लाइन ने फोल्ड करने से पहले इसे केयरफुली एग्जामिन किया। उसने एजिक की कॉपर विसल बजाई और बोन मैसेंजर को समन किया। जब जाइंट मैसेंजर ग्राउंड से इमर्ज हुआ, उसकी हड्डियां कांप रही थी, मानो उसने ग्रेट रूलर अबोव द स्पिरिट वर्ल्ड का ऑरा सेंस कर लिया हो। क्लाइन सॉफ्टली चकल किया और लेटर मैसेंजर को दिया, जिसका नंबर अननोन था। उसने उसे क्लमजीली बो करते हुए देखा, इससे पहले कि वो एक फाउंटेन में डिसइंटीग्रेट होकर ग्राउंड में बरो कर गया। ये करने के बाद क्लाइन ने अपनी थाई पर मैजिक मिरर पर अपनी गेज कास्ट की। उसकी गेज सेंस करते ही मिरर के सरफेस पर एक्वस लाइट रिपल हुई और सिल्वर वर्ड्स प्रोड्यूस हुए। ग्रेट मास्टर, हम नेक्स्ट कहाँ जा रहे हैं? नेक्स्ट कहाँ? क्लाइन ने ये क्वेश्चन इनवर्डली रिपीट किया। वो सचमुच हॉर्नेकिस माउंटेन की मेन पीक पर टेलीपोर्ट करना चाहता था, और उस एंशिएंट पैलेस में एंटर करना चाहता था, जो रियलिटी और फॉगी टाउन को बॉर्डर करता था। वो देखना चाहता था कि क्या उसके पास एंटिगोनस फैमिली के हाफ फूल से मोस्ट यूजफुल कार्ड ऑफ ब्लास्फेमी ले जाने का चांस है। अपनी प्रेजेंट स्ट्रेंथ के साथ, जो हाफ अ सीक्वेंस 1 के इक्विवेलेंट थी, ये एक इम्पॉसिबल टास्क नहीं था। बैक देन जब जरातुल एक सीक्वेंस 2 था, उसने हाफ फूल से अटेंडेंट ऑफ मिस्ट्रीज का मेन इंग्रेडिएंट ऑब्टेन कर लिया था। ऑफ कोर्स, प्रेमिस ये था कि एवरनाइट गॉडेस ने एंटिगोनस फैमिली के एंसेस्टर का सप्रेशन और सील मेंटेन किया हो। हेंस, वो फुल सर्कल घूमकर वापस एवरनाइट गॉडेस के साथ डील पर आ गया था। प्रेजेंट मैं सेफिराह कैसल का ओनर हूँ। मैं वर्म्स ऑफ स्पिरिट का एक पोर्शन स्प्लिट कर सकता हूँ जो ग्रे फॉग के ऊपर रहे, कॉन्स्टेंटली प्रेयर्स को रिस्पॉन्ड करते हुए। इस तरह मेरी मेंटल स्टेट में सर्टेन लेटेंट प्रॉब्लम्स होने के अलावा मुझे दूसरे एस्पेक्ट्स में काफी बेनिफिट्स मिलेंगे। यस, मैं अपनी मेन बॉडी को किसी भी टाइम हेल्प कर सकता हूँ। मुझे एक और रिसरेक्शन मेथड दे सकता हूँ। भले ही मेरी मेन बॉडी कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाए, ग्रे फॉग के ऊपर वर्म्स ऑफ स्पिरिट के साथ मैं अभी भी अपनी विल और बॉडी रीअसेंबल कर सकता हूँ। हाउएवर, अगर मैं रियल वर्ल्ड में वॉक करूं और कंसील्ड हो जाऊं और सेफिरा कैसल के साथ मेरा कनेक्शन भी सेवर हो जाए, तो सेफिरा कैसल में छोड़े गए वर्म्स ऑफ स्पिरिट कंट्रोल खो देंगे और मॉन्स्टर्स में टर्न हो जाएंगे, बिल्कुल उस समय के जरातुल की तरह। क्लाइन ने क्विकली सिचुएशन एनालाइज की। अपनी करंट स्ट्रेंथ के साथ उसने फील किया कि बेस्ट यही है कि वो फिलहाल कॉल्डरॉन सिटी में डीप वेंचर ना करे। भले ही उसे रिवर ऑफ इटर्नल डार्कनेस के रिगार्डिंग क्लूज सर्च करने हों, उसे बहुत सारी विशेष फुलफिल करनी होंगी और मिरेकल इन्वोकर की ट्रू स्ट्रेंथ ऑब्टेन करनी होगी। ये माइंड में रखकर क्लाइन ने मिरर को पैट किया और स्माइल के साथ कहा, नेक्स्ट, चलो साथ में वंडर करते हैं। आप कहाँ जाना चाहते हैं? ट्रायर नहीं, आप जहाँ चाहें जा सकते हैं, एरोड्स ने हम्बली रिप्लाई किया। क्लाइन स्माइल किया और कैरिज से नीचे जंप कर गया, अपने क्लोजेस्ट सिटी की तरफ बढ़ते हुए। कैरिज कुछ मीटर्स आगे बढ़ने के बाद इंच दर इंच डिसअपियर हो गया और हिस्ट्री की फॉग में रिटर्न हो गया। सेम टाइम पर क्लाइन का ट्रेंच कोट एक ब्लैक रोब में टर्न हो गया।
उसकी टॉप हैट ने शेप बदल लिया, एक क्लासिक वाइब देते हुए। इसने क्लाइन को एक वंडरिंग मैजिशियन जैसा फील कराया जो गलियों और सड़कों से गुजर रहा हो। डॉट 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 बैकलून में एक रदर इंटैक्ट हाउस में होली व्हाइट रोब्स पहने हुए ब्यूटीफुल डेमोनेस ऑफ अनेजिंग कैटरीना ने अपने हाथ में मिरर नीचे रखा और अपना सर उस यंग मैन की तरफ घुमाया जो एक रिक्लाइनिंग चेयर में रॉक कर रहा था। वॉर ओवर हो गई है। उन्होंने फाइनली मुझे हेडक्वार्टर्स वापस समन करने का डिसीजन लिया है। मैं इस दिन का बहुत लंबे समय से वेट कर रहा था। रिक्लाइनिंग चेयर पर बैठे यंग मैन ने स्कॉफ किया। वो रेड पैटर्न्स वाला लॉन्ग ब्लैक रोब पहने हुए था। उसका एक पेल वाइट ब्राउन स्किन फेस था, सॉफ्ट आउटलाइन के साथ। वो गेटकीपर था जो रेड एंजल इविल स्पिरिट द्वारा पोजेस्ड था। कैटरीना ने दोनों हाथों से टेबल पर प्रेस किया और उस पर बैठ गई। उसके लिप्स के कॉर्नर्स कर्ल हुए जैसे उसने कहा, तुम बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लग रहे। जब तुम दो डिटेस्टेबल फेलोज के साथ अंडरग्राउंड लॉक हो जाओ, नियरली 2000 ईयर्स के लिए बिना एस्केप कर पाए, तो तुम्हें पता चलेगा कि 2 साल का वेटिंग एक्सट्रीमली आसान और रिलैक्सिंग है। मुझे बिल्कुल भी जल्दी नहीं है, रेड एंजल इविल स्पिरिट ने एक चकल के साथ कहा। ये मैटर एंड होने के बाद मैं तुम्हें ये एक्सपीरियंस करने दूंगा। ऑफ कोर्स, मैं तुम्हें 2 मेल कंपेनियंस थ्रो करना याद रखूंगी। तुम कितना लॉन्ग लास्ट कर सकते हो, ये तुम पर डिसाइड करना है कि तुम खुद को होल्ड बैक कर सकते हो या नहीं। जैसे ही उसने ये कहा, रेड एंजल इविल स्पिरिट के 2 गालों ने कोई रिटोर्टिंग माउथ्स रिवील नहीं किए। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनके लिए ये ट्रुथ था। वे और 2 और डिटेस्टेबल फेलोज अंडरग्राउंड लॉक थे नियरली 2000 ईयर्स के लिए बिना किसी एस्केप के मींस के। ये आंसर सुनकर कैटरीना की आंखें इधर उधर डार्ट हुई, जैसे उसने फेंट स्माइल के साथ पूछा, क्या तुम्हें चिंता नहीं है कि प्राइमोर्डियल इसके बारे में लर्न कर लेंगी वंस तुम हमारे हेडक्वार्टर्स जाओगे? सो व्हाट? चीजें करने में हमेशा रिस्क लेने की नीड होती है। इसके अलावा वर्स्ट आउटकम है उसके साथ फ्यूज होना। मैं पहले ही 3 in 1 हूं, तो बिकमिंग 4 in 1 कोई प्रॉब्लम नहीं है, सोरोन आइनहॉर्न मेडिसी ने नॉन चैलेंट एटीट्यूड के साथ कहा। चलो सेट ऑफ करते हैं। कैटरीना स्माइल के साथ टेबल से हॉप ऑफ कर गई। जैसे ही उसने बोलना फिनिश किया, उसकी आंखों में एक रेड हेयर्ड मैन जिसके फोरहेड पर ट्रेडमार्क इम्प्रिंट था रिफ्लेक्ट हुआ। गेटकीपर जिसने ब्लैक रेड पैटर्न वाला रोब पहना था ने ब्रीदिंग स्टॉप कर दी। उसकी स्किन और फ्लैश रैपिडली रॉट हो गए, येलो ग्रीन पस में टर्न होते हुए। बस कुछ सेकंड्स में रिक्लाइनिंग चेयर पर सिर्फ एक व्हाइट स्केलेटन और एक बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक बची थी। कैटरीना ने अपना हाथ वेव किया, बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक को इनविजिबल थ्रेड्स यूज करके पुल करते हुए। ये उसकी पाम में गिर गई। इमीडिएटली बाद उसने सारी कॉर्पोरियलनेस खो दी और सडनली उस मिरर में एंटर कर गई जो उसने पहले यूज किया था। एक डार्क और इल्यूसरी पाथ जो सर्रियल लग रहा था सेंटेंस ऑफ वाइट के सामने प्रेजेंट हुआ। इसने एक कॉम्प्लिकेटेड और मिस्टीरियस वेब फॉर्म किया सिमिलर ऑब्जेक्ट्स के साथ उसकी सराउंडिंग्स में एक स्ट्रेंज वर्ल्ड में इंटरवीव करते हुए जो रियलिटी से डिफरेंट था। कैटरीना ने क्विकली मिरर वर्ल्ड को ट्रेवर्स किया और टारगेट नोड को अप्रोच किया। उस मोमेंट पर उसने एक पावरफुल सक्शन फोर्स फील की। वो हेल्प नहीं कर सकी, बट पाथ से डेविएट हो गई और एक डार्क और ब्लरी फॉरकास्ट किया। ये रियल वर्ल्ड में एक मिरर को रिप्रेजेंट करता था। डॉट 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 एक इंस्टेंट में कैटरीना रेड एंजल इविल स्पिरिट के साथ मिरर से लेफ्ट हुई और कार्पेट से कवर्ड एक अनफैमिलियर रूम में आ गई। रूम के एज पर एक यंग मैन जिसके ऑर्डिनरी फेशियल फीचर्स थे और जो कॉमन क्लोथ्स में ड्रेस था, स्टेयरकेस रेलिंग के अगेंस्ट लीन होकर डेमोनेस ऑफ वाइट पर मुस्कुराया। उसका लेफ्ट हैंड कॉन्स्टेंटली एक आइटम टॉस कर रहा था, एक स्ट्रेंज क्राउन जो रस्ट और ब्लड में कवर्ड था। इससे पहले कि कैटरीना रिएक्ट कर पाती, यंग मैन ने एक क्रिस्टल मोनोकल निकाला और उसे अपनी लेफ्ट आई पर लगा लिया। हे, रेड एंजल इविल स्पिरिट का स्नीर कैटरीना के माइंड में एको हुआ। नेक्स्ट सेकेंड यंग मैन ने मोनोकल उतारा और उसे अपनी राइट आई पर शिफ्ट किया, स्माइल के साथ कहते हुए, सॉरी, मैंने इसे रॉन्ग स्पॉट पर पहन लिया था। चैप्टर 1276 वंडरिंग मैजिशियन। ये सीन देखकर कैटरीना की बॉडी अनकंट्रोलेबल होकर एक स्टेप पीछे हट गई, जैसे उसका दिमाग सुन हो गया। 2 सेकंड बाद उसने अपना मुंह खोला और एक मेल वॉइस निकाली, हे लिटिल रेवन। यंग मैन के रिस्पॉन्ड करने का वेट किए बिना कैटरीना मुस्कुराई और कहा, क्या तुम सिर्फ कुछ अवतार लाकर मुझे नीचे नहीं देख रहे हो? क्या ऐसा हो सकता है कि तुम एक मेल मैन हो, स्पेसिफिकली मुझे बियॉन्डर इंग्रेडिएंट्स डिलीवर करने आए हो? बताओ, तुम्हें किस तरह का कोऑपरेशन चाहिए? मैं तुमसे ज्यादा नफरत नहीं करता। आखिरकार उस समय जो हुआ वो उस जीलॉर्ड द्वारा प्लान किया गया था। मास्टरमाइंड एलिस्ता ट्यूडर था और तुम्हें सिर्फ एक एकम्प्लीस माना जा सकता है। उसके सामने वाले आदमी ने वो क्राउन पकड़ा जो रस्ट और ब्लड में कवर्ड था। वो सीधा हुआ और स्माइल के साथ अपना सिर हिलाया। तुम्हारी आवाज सुनने के बाद मुझे तुम्हारे साथ कोऑपरेट करने में रिजर्वेशंस हैं।
तुम सौरोन और आइनहॉर्न को मुझसे बात करने के लिए क्यों नहीं कहते? टस्क, टस्क, इतने साल हो गए, फिर भी तुम एक बच्चे की तरह विलफुल हो। क्या तुम्हें अभी भी याद है कि जब तुम बच्चे थे तो तुम्हें कैरी करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था? वो कौन था जिसने तुम्हारे बाल जला दिए थे? रेड एंजल इविल स्पिरिट ने बिना किसी कॉम्प्रोमाइज के मॉक किया। उसके सामने वाले यंग मैन ने अपने खाली हाथ से अपना मोनोकल सीधा किया और बिना किसी हेजिटेशन के दरवाजे से बाहर जाने से पहले शांति से मुड़ा। इस प्रोसेस के दौरान उसने धीरे से आह भरी। बचपना। ये देखकर कि आमोन का रुकने का कोई इंटेंशन नहीं था, रेड एंजल कुछ सेकंड्स के लिए चुप हो गया। इससे पहले कि दूसरी पार्टी कमरे से बाहर जाती, उसने कैटरीना की बॉडी को कंट्रोल किया और चकल किया। ये मत सोचो कि मुझे नहीं पता कि तुम क्या करना चाहते हो, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चूंकि तुम्हारे पास उस जीलॉट जैसे विचार नहीं है, तो कॉपरेशन के लिए जगह है। आमोन रुका और डेमोनिस ऑफ व्हाइट कैटरीना को देखने के लिए आधा मुड़ा, जो रेड एंजल इविल स्पिरिट द्वारा पोजेस थी। उसकी राइट आंख पर मोनोकल थोड़ा ग्लिमर करता हुआ लग रहा था। डॉट डॉट डॉट। अव्वा काउंटी, एक शहर में जो वॉर के बाद फिर से बनाया जा रहा था, एक बार के अंदर, जिसमें बर्न मार्क्स थे। टोबी, क्या तुमने अपनी बियर में बहुत ज्यादा पानी मिलाया है? एक आदमी ने ओल्ड कैप पहनी हुई थी। उसने कप लिया और एक घूंट लिया। वो हेल्प नहीं कर सका, लेकिन कंप्लेन किया। बॉस, जो बारटेंडर के रूप में भी काम करता था, उसने अपना कप पोंछा और स्नॉट किया। क्या तुम्हें अभी भी पहले का अल्कोहल बैन याद है? ओलिक, तुम्हें थैंकफुल होना चाहिए कि तुम्हारे पास पीने के लिए अल्कोहल भी है। बर्ली आदमी, जिसका नाम ओलीक था, अपनी बियर पीने पर फोकस करने से पहले कुछ शब्द बड़बड़ाया। उसके बगल में एक ब्रॉन्ज स्किन्ड आदमी था, जिसकी स्लीव्स ऊपर मुड़ी हुई थीं। उसने ऊपर देखा और एरिया का सर्वे किया। मैंने सुना है कि अल्कोहल बैन जल्द ही हटा दिया जाएगा क्योंकि फेना पोर्टर का खाना जल्द ही भेजा जाएगा। साथ ही फेसाक और इंटिस खाने के साथ रिपेरेशंस पे करेंगे। मैं बस इतना कह सकता हूँ कि मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। लॉर्ड, हम पर नजर रखें। बार ओनर टोबी ने बस रिस्पॉन्ड किया ही था जब उसने दरवाजा खुलने की आवाज सुनी। उसने ऊपर देखा और एक यंग मैन को वंडरिंग मैजिशियन की तरह अंदर आते देखा। ये आदमी लॉन्ग ब्लैक रोब और क्लासिक टॉप हैट पहने हुए था। वो बार काउंटर तक गया और एक हाई स्टूल पर बैठ गया। एक कप साउथ विले बियर। उस आदमी ने काउंटर पर कई कॉपर पेन्स रखे। ओलीक नाम के बर्ली आदमी ने अजनबी को देखने के लिए अपना सिर घुमाया और क्यूरियसली पूछा, यहाँ के नहीं हो? एक मैजिशियन? यंग मैन, जिसके पास कोई आउटस्टैंडिंग फीचर्स नहीं थे, हंसा और कहा, हाँ, जिस मैजिक में मैं बेस्ट हूँ वो है लोगों की विशेष को सेटिस्फाई करना। ओलीक ने इमीडिएटली सीटी बजाई। मैंने क्या सुना? लोगों की विशेष को सेटिस्फाई करना? लॉर्ड, यहाँ एक फेलो है जो देवता होने का दिखावा कर रहा है। इस टीजिंग से सब जोर से हंस पड़े। यंग मैन, जिसने मैजिशियन होने का दावा किया था, गुस्सा नहीं हुआ। वो मुस्कुराया और बोला, ये बस एक स्पेशल मैजिक ट्रिक है। ओलीक ने ब्लैंड बियर का एक घूंट निगला और हंसा। तो मेरी विश पूरी करो और इस कंजूस बॉस को मुझे बियर का एक गिलास ट्रीट करने दो। ठीक है। ब्लैक रोब में यंग मैन ने अपना राइट हैंड उठाया और टेबल पर हल्के से टैप किया। गिलास के काउंटर पर जोर से पटकने के साथ बार ओनर ने बियर का एक गिलास डाला और उसे ओलीक के सामने पुश कर दिया। फिर उसने अपना हाथ वापस खींचा और अपना गिलास पहुंचना रिपीट किया। ये सीन, जो उसे फैमिलियर लग रहा था, उसने ओलीक को स्टन कर दिया। वो ब्लैंकली चिल्लाया, टोबी, तुम उसे जानते हो? नहीं। बॉस, टोबी ने ओलीक को ऐसे देखा जैसे वो बेवकूफ हो। ओलीक ने अनसर्टेनिटी के साथ बियर का गिलास उठाया और ये देखने के लिए केयरफुल सिप लिया कि क्या टोबी उसे इसके लिए पे करने के लिए कहेगा। ये देखकर कि बार ओनर ने अब उसे परेशान नहीं किया, बर्ली आदमी ने सरप्राइज में अपना सिर घुमाया और ब्लैक रोब और टॉल हैट वाले यंग मैन को देखा। तुमने ये कैसे किया? मैंने तुम्हें बताया था कि ये एक स्पेशल मैजिक ट्रिक है। यंग मैन ने इत्मीनान से साउथ विले बियर का एक घूंट पिया। जबकि ओलिक शॉक में रहा, उसके बगल में रोल्ड अप स्लीव्स वाले आदमी ने स्नीर किया। मैं शर्त लगा सकता हूं कि तुम और टोबी पहले से मिले हुए हो। तुम्हारा टेबल पर नॉक करना ये कहने के लिए है कि तुम बियर के लिए पे करोगे। तुम दूसरी विश मांग सकते हो, वंडरिंग मैजिशियन ने नॉन चैलेंटली रिप्लाई किया। मेरे भाई और मेरा एक घर है जो बॉम्बिंग्स में गिर गया था और दोबारा बनाया जा रहा है। मेरी विश है कि मेरे लौटने से पहले ये अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस आ जाए, रोल्ड अप स्लीव्स वाले आदमी ने स्मगली कहा। यह आसान काम नहीं था। वंडरिंग मैजिशियन ने मुस्कुराने से पहले अपना राइट हैंड उठाया और अपनी उंगलियां चटकाईं। ठीक है, तुम्हारी विश पूरी हो गई है। जो लोग इस पर ध्यान दे रहे थे वे जोर से हंस पड़े। उन्होंने अब फॉरेनर और उसके क्लमजी मैजिक शो पर ध्यान नहीं दिया।
पीने के बाद रोल्ड अप स्लीव्स वाला आदमी ओलीग के साथ नशे में धुत होकर बार से निकला और सबर्ब्स की तरफ सड़क पर लड़खड़ाया। 15 मिनट बाद वे उस एरिया में लौटे जहां वे अपना घर फिर से बना रहे थे। वे गवर्नमेंट द्वारा इश्यू किए गए टेंट में एंटर करने ही वाले थे। इस मोमेंट पर ठंडी हवा का एक झोंका आया और उन दोनों को एक ही समय पर कंपा दिया। जल्द ही उनकी आंखों के सामने एक 2 स्टोरी बिल्डिंग अपीयर हुई। ये एक ऐसा घर था जिससे वे बहुत फैमिलियर थे और जिसे बनाने में उन्होंने सालों बिताए थे। ओलीक और उसके भाई ने सबकॉन्शियसली अपने सिर घुमाए और एक दूसरे की आंखों में सेम कंफ्यूजन देखा। मैंने इतनी नहीं पी थी। उस डैम टोबी ने बियर में इतना पानी मिलाया। ओलीक बड़बड़ाया, जैसे कि उसे अपने नशे की वजह से चीजें दिखाई दे रही थीं। उसके भाई ने रेस्पॉन्ड नहीं किया। कुछ सेकंड्स के लिए स्टन होने के बाद उसने अचानक अपने कदम बढ़ाए और घर की तरफ भागा, दीवार और दरवाजे को टच किया। ये असली है, ये असली है, वो खुद से बड़बड़ाता रहा, जैसे वो पागल हो गया हो। ओलीक ने भी वही किया। आखिरकार उसने कंफर्म किया कि उनका घर अपनी ओरिजिनल स्टेट में रिस्टोर हो गया था। इसने उसे सरप्राइज्ड और डरा दोनों दिया। इस मोमेंट पर उसके भाई ने अचानक कहा, मेरी विश पूरी हो गई। वो मैजिशियन, वो मैजिशियन। अपना सेंटेंस खत्म करने से पहले वो मुड़ा और बार की तरफ भागा। ओलीक को होश आया और वो ठीक पीछे गया। बैंग! उन्होंने बार का दरवाजा धक्का देकर खोला और अंदर भागे, बार काउंटर पर अपनी नजर डाली। हालांकि ब्लैक रोब और टॉल हैट पहने वंडरिंग मैजिशियन पहले ही जा चुका था। ओलीक और उसके भाई ने चारों ओर देखा। वे रिलीफ लग रहे थे, लेकिन उन्हें यह भी लगा कि उन्होंने कुछ खो दिया है। शहर के स्क्वायर में यंग वंडरिंग मैजिशियन 10 साल की लड़की के सामने बैठा था। मेरा मैजिक तुम्हारी विश पूरी करना है। उसने अपना सिर घुमाया और पास के एवरनाइट कैथेड्रल को देखा। छोटी लड़की एवरनाइट मास से बाहर भाग गई थी। शायद खाली स्क्वायर ज्यादा पसंद कर रही थी। कुछ सोचने के बाद उसने जेंटल मिस्टर मैजिशियन को देखा और कहा, मेरी विश है कि मेरे फादर, अंकल और भाई लाइफ में वापस आ जाएं। मुझे उनके शोक का पैसा नहीं चाहिए। वंडरिंग मैजिशियन ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, जैसे उसने अपने सामने छोटी लड़की को गहराई से देखा। लड़की ने अपने होंठ सिकोड़े और जबरदस्ती मुस्कुराई। मैं बस मजाक कर रही थी। मम्मी ने कहा कि ऐसी विश कुछ ऐसी है जो देवता भी पूरी नहीं कर सकते। जैसे वो बोल रही थी, उसने अपना सिर नीचे किया और अपने पंजों को देखा। मैं बस चाहती हूं कि डैडी मुझे फिर से हग करें। इससे पहले कि वो बोलना खत्म कर पाती, उसे अचानक रियलाइज हुआ कि उसके सामने एक शैडो थी। उसने जल्दी से अपना सिर ऊपर उठाया और साइड में देखा। वहां एक लोएन सोल्जर खड़ा था, जो रेड शर्ट और व्हाइट पैंट पहने हुए था। उसने राइफल नहीं पकड़ी थी और हमेशा की तरह अपने चेहरे पर एक हार्टी स्माइल पहने हुए था। वो नीचे झुका और अपनी बाहें फैला दी। डैडी! छोटी लड़की आगे कूदी और खुद को वार्म एम्ब्रेस में फेंक दिया। मैं आपको बहुत मिस करती हूँ। उस मोमेंट पर यंग मैजिशियन ने अपनी हैट नीचे दबाई, सीधा हुआ और स्क्वायर के एंट्रेंस की तरफ चल दिया। रात की हवा के बीच उसका लॉन्ग ब्लैक रोब विशाल प्लाजा में धीरे से लहराया। डॉट डॉट डॉट। पलक झपकते ही मंडे था। एंशियंट पैलेस में ग्रे फॉग के ऊपर टैरो क्लब के मेंबर्स एक साथ अपीयर हुए और मिस्टर फूल को एक सुर में ग्रीट किया। क्लाइन ने चारों ओर देखा और अचानक इमोशनल फील किया। द हैंग्ड मैन करंटली चर्च ऑफ स्टॉर्म्स का कार्डिनल है और वो रोस्टेड आर्किपेलागो डायोसीज का इंचार्ज है। हालांकि जस्टिस ने साइकोलॉजी एल्केमिस्ट्स के साथ टेम्परेरली कांटेक्ट खो दिया है, उसके पास उनके काउंसलर्स में से एक बनने का राइट है। द सन सिटी ऑफ सिल्वर में 6 मेंबर काउंसिल का एल्डर है और द मून एक से ANGUINE अर्ल है। द स्टार चर्च ऑफ एवरनाइट के नाइट हॉक्स का हाई रैंकिंग डीकन है। द हर्मिट समुद्र में एक हिडन क्वीन है, मोजेस एसेटिक ऑर्डर के 10 पिलर्स में से एक। द मैजिशियन और जजमेंट के अलावा टैरो क्लब के दूसरे मेंबर्स डेमिगॉड्स हैं। वे मिस्टीरियस वर्ल्ड में डिफरेंट फैक्शंस के अपर एशलॉन्स हैं। और अब्राहम फैमिली के सपोर्ट के साथ द मैजिशियन के पास साल के भीतर सीक्वेंस 4 सीक्रेट सॉर्सरर तक एडवांस करने का हाई चांस है। दूसरे शब्दों में जजमेंट वो है जिसे अपनी स्ट्रेंथ इंप्रूव करने में सबसे ज्यादा मुश्किल होती है। वो MI9 में मिड टू अपर एशलॉन्स में से एक है, इसलिए उसके लिए डेमिगॉड बनना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है। क्लाइन, जो ग्रेश व्हाइट फॉग में कवर्ड था, उसने जल्दी से अपनी गेज वापस ली और अपने दिल में सेल्फ डेप्रिकेटिंगली हंसा। ये फाइनली एक हाई एंड सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन की तरह है, हालांकि इसने हमेशा मुझे ये फीलिंग दी कि ये वेरियस फैक्शंस के बीच कोई कॉन्फ्रेंस है। उसने फिर टैरो क्लब के मेंबर्स की तरफ नोट किया और कहा, चलो शुरू करते हैं।